डाउट जो होते हैं, जो क्वेश्चंस के बीच में डाउट्स आते होंगे, उन डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी दे रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है या जो नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूं। ये सबसे प्राइमरी नंबर्स हैं, आप इन पे डाउट भेज दिया कीजिए। और कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक बार डाउट भेज के ना भूल जाते हैं, उसको अगर डाउट का आंसर नहीं आ रहा है तो उसको एक बार फिर से रीसेंड कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। चलिए, एक नंबर है ये, यहां पे आप अपनी डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं कोई भी, ओके। एंड एक नंबर मैं आपको और दे रहा हूं, एक नंबर है आपका ये 7677552708। यहां पे अपनी डाउट या क्वेरी बता सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आपको क्या दिक्कत आ रही है, क्या मजा आ रहा है, कोर्स कैसा बन रहा है, उसके बारे में आप मुझे रिव्यू यहां पे दे सकते हैं। जो आप एडवाइस या सजेशन देना चाहते हैं वो भी। दूसरी बात, कंटेंट बहुत ज्यादा है, उसको वाइजली यूज करना है। सबसे पहले शीट्स को देख लिया कीजिए कि क्या सीट से क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं, तो वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन लगे कि ये थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टफ है, उसका सोल्यूशन जरूर देखें। कंसेप्ट वीडियो एक भी मिस ना करें। अगर आप 3 घंटे मैथ पढ़ते हो डेली का, तो 1 घंटा रिवीजन जरूर करें। रिवीजन बहुत जरूरी है। ये कोर्स जो हम बना रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं कि इस कोर्स में सब कुछ हो। मैंने मोर देन 40 बुक्स, 40 से ज्यादा किताबों से क्वेश्चंस पिक किए हैं, ठीक है। और हमारे भी हैं प्रीवियस क्वेश्चंस के, जितने भी एग्जाम इंडिया में होते हैं उनमें जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं एसएससी लेवल के, वो भी सारे इसमें पिक किए हैं। इसमें सब कुछ है, ठीक है भाई। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई समय में यहाँ पे बर्बाद नहीं करता, एक भी सेकंड आती सीधा क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए, अपने रिदम को बिल्कुल भी ना बिगाड़े, बनाए रखें, बिल्कुल अपने आप को डाइवर्ट ना होने दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोर्स के बारे में बताएं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस बात का फायदा उठा पाए। जब तक शेयर नहीं करोगे, तब तक ये अच्छी चीज दूसरे बच्चों के बीच में कैसे पहुंचेगी, ठीक है। बिल्कुल भी स्वार्थी ना बने कि मैं पढ़ जाऊं दूसरा बेकार रहे, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। सबको पढ़ना है, सबको जॉब चाहिए। चलिए, अब हम जो है पॉलीगन की थ्योरी पढ़ चुके हैं कंप्लीट। मैंने आपको 2 घंटे पॉलीगन की थ्योरी पढ़ाई थी। अब हम उस पे बेस्ड क्या करने वाले, क्वेश्चंस करने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक मैं क्वेश्चंस लेके जाता हूं, आपको प्यार से समझना है, इज्जत के साथ। चलिए, सवाल नंबर 1, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 165 डिग्री। देखिए, ज्यादातर आपके पेपर में जो सवाल आते हैं वो रेगुलर पॉलीगन के ऊपर आते हैं, ठीक है, जिसमें सारी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है, प्री लेवल का। एक रेगुलर पॉलीगन है, उसका ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक आंतरिक कोण 165 डिग्री का है। तो आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। मैंने आपको चीज बता रखी है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि सिग्मा आई जो होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है सारे के सारे, वो होता है 360 डिग्री। ये क्लियर है। चलिए, रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स बराबर होती हैं, सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होती है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n, ये होती है। ईच एक्सटीरियर, प्रत्येक बाहरी कोण की वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री बटे n। ये रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मैंने विद प्रूफ आपको समझाए थे। मैंने आपको चीज ये भी बोली थी कि जब भी आपको एंगल्स और साइड को रिलेट करना हो आपस में, बात ध्यान से सुनना, एंगल्स और साइड को रिलेट करना हो आपस में, तो आप हमेशा एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करा करो, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल डायरेक्टली आपको 360 डिग्री से डिवाइड करने पर क्या देगा, नंबर ऑफ साइड्स देगा। नंबर ऑफ साइड्स क्या जाएगा, 360 डिग्री बटे ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। क्लियर है, ये सिंपल और आसान रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहां पे क्वेश्चन में आपको एक रेगुलर पॉलीगन के ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 165 डिग्री। तो मुझे बताना प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री। कितनी हो जाएगी, 15। एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि ईच इंटीरियर 165 डिग्री है तो ईच एक्सटीरियर कितना होगा, 15 डिग्री होगा कि नहीं, 165 प्लस 15। आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, यानी कि स्मॉल एन, कितना आ जाएगा, 360 बटे 15 यानी कि 24। तो नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा आपका, 24 रेगुलर पॉलीगन में, डी ऑप्शन। इतना सरल सा सवाल था। सवाल नंबर 2, if sum of all interior angles of a regular polygon is 3060 degree, then find the number of sides in regular polygon। किसी रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम 3060 डिग्री दे रखा है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी है। देखिए, बहुत ही आसान है। यहां पे n-2 इंटू 180 डिग्री होता है सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, इक्वल टू कितना दे रखा आपको, 3060 डिग्री। किसी भी पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल का सम n-2 इंटू 180 डिग्री कितना दे रखा, 3060। सिंपल सा है। देखिए, 0 से 0, 18 कम 18, ये 7 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। सो n बराबर 17 प्लस 2 कितना आ गया, 19। डी ऑप्शन। क्लियर, सिंपल से सवाल है सारे के सारे एकदम प्री लेवल के। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन आसान है पर प्री के पेपर में आते हैं। इफ द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन। रेशियो ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। किसी भी पॉलीगन के इंटीरियर एंगल, किसी भी पॉलीगन के रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 7:2। 7:2। किसी रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कितना दिया हुआ है आपको, 7:2। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स बताइए। नंबर ऑफ साइड्स आप रेगुलर पॉलीगन में आसानी से बता सकते हो यदि आपको एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पता लग जाए, क्योंकि नंबर ऑफ साइड बराबर 360 डिग्री बाई ई। मुझे पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
इंटीरियर 7 यूनिट, एक्सटीरियर 2 यूनिट, तो सम कितना हो गया 9। तो 9 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 180 डिग्री। सो 1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 20 डिग्री। अगर 1 की वैल्यू 20 डिग्री है तो एक्सटीरियर कितना 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40 डिग्री। वर्बली सोच सकते थे। तो आपको पता चलेगा कि एक्सटीरियर एंगल आपका 40 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी पॉलीगन में 360/40 यानी कि 9, 360/40 यानी कि 9। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। क्लियर, सिंपल सा सवाल था, बहुत ही आसान भी था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4, ध्यान से समझेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्न स्टेटमेंट पे विचार कीजिए। सीडीएस के पेपर का आया हुआ सवाल है, ध्यान से समझना है। देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है, फिर इनमें से ट्रू फॉल्स बताना है आपको। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। देयर एग्जिस्ट ए रेगुलर पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंगल इज 50 डिग्री। एक ऐसा पॉलीगन संभव है जिसका एक्सटीरियर एंगल कितना हो 50 डिग्री का हो। क्या एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का हो? तो ये स्टेटमेंट गलत है, नहीं है पॉसिबल। क्यों? क्यों अगर कोई रेगुलर पॉलीगन ऐसा होगा जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री का होगा तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होनी चाहिए 360/50 यानी कि 7.2। नंबर ऑफ साइड्स में 7.2 होनी चाहिए, 7.2। लेकिन सभी को पता है कि 7.2 तो साइड होती नहीं, साइड तो फुल इंटीजर होती है, 9, 10, 11, 12 लाइक दैट। तो 7.2 साइड पॉसिबल नहीं है, तो रेगुलर पॉलीगन भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया। दूसरा देखते हैं। लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, देन द एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर पॉलीगन ऑफ n साइड्स इज एक्यूट। देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें नंबर ऑफ साइड या तो कितनी हो आपकी 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो। कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसमें नंबर ऑफ साइड या तो इक्वल टू 5 हो या फिर 5 से ज्यादा हो, तो उसका जो तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल है वो हमेशा एक्यूट होगा। ये बात सही है कि गलत है? बात एकदम सही है। आपके पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, यदि उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो आपकी या तो 5 है या फिर 5 से ज्यादा है, उसका एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। क्योंकि एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री बटा n। सही बात है, 360 डिग्री बटा n। यदि मैं n की वैल्यू सपोज 5 भी लेता हूं तो भी एक्सटीरियर एंगल 360/5 कितना आएगा? 72 डिग्री आएगा। समझ रहे हो? यदि मैं n की वैल्यू 5 से ज्यादा 6 लूंगा तो रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 60 आएगा। क्लियर है? यदि मैं यहां पे सपोज 8 भी लेता हूं तो 360/8 एक्सटीरियर एंगल आपका 45 डिग्री आएगा। देख रहे हैं जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाता जा रहा हूं पॉलीगन में, आपका जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ साइड बढ़ाता जा रहा हूं रेगुलर पॉलीगन में, एंगल और छोटा होता जा रहा है, एक्सटीरियर एंगल और छोटा होता जा रहा है। बढ़ तो नहीं रहा, छोटा होता जा रहा है, लेकिन हमेशा क्या है 90 डिग्री से छोटा ही रहेगा आपका एक्सटीरियर एंगल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पे, यानी कि हमेशा एक्सटीरियर एंगल क्या होगा? एक्यूट होगा। क्लियर है? सो सेकंड स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ट्रू ओनली, और आपका फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। A polygon has 135 डायगोनल्स, एक पॉलीगन में 135 विकर्ण है। देन नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या बताइए, ये आपसे पूछे। अगर किसी रेगुलर पॉलीगन में सपोज n साइड्स हों, n भुजाएं, तो सभी को पता है कि उसमें डायगोनल कितने होंगे? डायगोनल होंगे उसमें n इंटू n माइनस 3/2। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? n इंटू n माइनस 3/2, जो कि कितना है 135 के बराबर दिया है आपको। कितना दिया? 135। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना दिया? 135। अगर आप यहां से सॉल्व करने बैठ गए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण। आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है ऑप्शन से, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करे वही मेरा आंसर होगा। पहला ऑप्शन देखूंगा, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं छोटा फिर या बड़ा। 16, तो 16 इंटू 13 हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। 18 देखेंगे तो n 18 माइनस 3 यानी कि 15 बटे 2। मैंने n की जगह 18 पुट करके देखा तो n 18 इंटू 18 माइनस 3, 15 बटा 2, 2 नाम 18, 15 निम्न 135 सेटिस्फाई कर रहा है। n इक्वल टू 18 इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी पॉलीगन में? 18। क्लियर है? सिंपल सा सवाल था। सवाल नंबर 6, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से समझना आपको। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन आर इन द रेशियो 5:4। किसी रेगुलर पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स जो 5:4 के अनुपात में, आपके पास दो रेगुलर पॉलीगन है, उनमें जो साइड्स हैं, साइड्स रेशियो वो 5:4 है। साइड्स का रेशियो कितना है? 5:4। ठीक है भाई। द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल इज 9 डिग्री। उनके इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 डिग्री है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो निम्न में से फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करिए, निम्न में से फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करिए। क्लियर? तो आपको कंडीशन बताई हुई है कि आपके पास दो रेगुलर पॉलीगन है जिनमें साइड्स का रेशियो 5:4 है और उनके इंटीरियर एंगल का डिफरेंस कितना है? आपका 9 डिग्री है। तो निम्न इन स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है आपको, कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर हम पहला स्टेटमेंट देखें, क्या बोलता है? वन ऑफ देम इज पेंटागन एंड अदर इज रेक्टेंगल। वन ऑफ देम इज पेंटागन एंड अदर इज रेक्टेंगल। एक पेंटागन है और एक क्या है? आपका रेक्टेंगल है। क्लियर है? पहली बात तो ये कि ये आपका स्टेटमेंट देखते ही गलत हो गया, ये आपका स्टेटमेंट देखते ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल दिया आपका ये रेक्टेंगल, जबकि रेक्टेंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन नहीं होता, स्क्वायर रेक्टेंगुलर पॉलीगन होता है। चार साइड की मैं रेगुलर पॉलीगन की बात करूं तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसकी चारों साइड्स बराबर हों। ठीक है? तो उस केस में वो क्या बन जाएगा? आपका एक स्क्वायर बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है? तो ये आपका रेक्टेंगल तो नहीं होगा। सो वन ऑफ देम इज पेंटागन एंड अदर इज रेक्टेंगल।
मैं आपको लॉजिकली भी बताता हूं कि आप समझेंगे यहां पे डिफरेंस बिटवीन देयर इंटीरियर एंगल्स इज 9 डिग्री। दोनों पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 है, तो उनके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी तो 9 ही डिग्री जाएगा। एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी तो 9 ही डिग्री जाएगा। अगर उनके इंटीरियर, देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर का सम फिक्स होता है 180, ये सम फिक्स है। अगर इंटीरियर का डिफरेंस 9 है तो जाहिर सी बात है एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस भी 9 ही डिग्री जाएगा। पहला स्टेटमेंट मेरा ऑलरेडी गलत हो चुका है, पेंटागन ठीक है लेकिन रेक्टेंगल नहीं हो सकता। दूसरा देखते हैं, वन ऑफ देम इज डेकागन एंड अदर इज एन ऑक्टागन। एक डेकागन है और दूसरा आपका ऑक्टागन है। चलिए अगर मैं डेकागन की बात करूं तो डेकागन में आपको कितनी साइड होती है? डेकागन में आपकी 10 साइड होती है। अगर डेकागन में 10 साइड होती है तो आपका एक्सटीरियर एंगल कितने का आएगा? 360/10 यानी कि 36 डिग्री का। तो डेकागन का एक्सटीरियर 36 है। ऑक्टागन कितनी साइड होती है? ऑक्टागन में 8 साइड होती है, समझ में 8 साइड। तो ऑक्टागन का एक एक्सटीरियर एंगल कितने का आएगा? 360/8 यानी कि 45 डिग्री का। अगर मैं देखूं 36 डिग्री 45 डिग्री, इसका एक्सटीरियर 36, इसका एक्सटीरियर 45, अगर डिफरेंस देखूं तो डिफरेंस 9 डिग्री का आ रहा है। एकदम सही बात है, मुझे 9 डिग्री का डिफरेंस ये एक्सटीरियर एंगल में मिल रहा है। डेकागन में 10 साइड, ऑक्टागन में 8 साइड, तो मुझे साइड का रेशियो भी 5:5:4 मिल रहा है। साइड का रेशियो भी 5:5:4 मिल रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पॉलीगन में साइड का रेशियो 5:5:4 बताया गया है। उनके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 डिग्री बताया गया है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो सेकंड ऑप्शन आपका ट्रू है। सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सेकंड जो है ना, ये आपकी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द सम ऑफ देयर एक्सटीरियर एंगल इज 720 डिग्री। उनके एक्सटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री है। ये गलत हो गया, क्योंकि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के यदि आप एक्सटीरियर एंगल के सम की बात करोगे तो 360 डिग्री होना चाहिए। यहां पे कितना बोला है? 720 डिग्री, तो ये गलत हो गया। तो सिर्फ यहां पे सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू ओनली। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। यस, सवाल नंबर 7 देखिए, बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना है। इफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स एक्सेप्ट वन, किसी कोई पॉलीगन है आपके पास, उसके सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम केवल एक को छोड़ के, एक इंटीरियर एंगल हमने उसमें इंक्लूड नहीं किया है, कितना है? 2730 डिग्री, 2730 डिग्री। देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स मस्ट बी। तो आपसे पूछा है कि उसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स होंगी, पॉलीगन में कितनी साइड्स पॉसिबल होंगी। समझते हैं ना, किसी रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 2730 डिग्री है। एक इंटीरियर एंगल को एक्सक्लूड करके, एक इंटीरियर एंगल उसमें इंक्लूड नहीं किया है। 2730 है, तो बताइए उस रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स होंगी। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि यहां पे आंसर हम नहीं निकाल सकते, ऐसे कैसे बता देंगे, पर निकाल सकते हैं। एक बात आपको बस यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि पॉलीगन में जो साइड्स होती है वो इंटीजर में होती है। 10, 11, 20, 25, 100, 150 साइड दशमलव में नहीं हो सकती। 10.2, 15.3 ये नहीं हो सकती। तो यहां पे सपोज मैंने मान लिया कि पॉलीगन में n साइड्स है। मैंने ये मान लिया कि भाई आपके पॉलीगन में n भुजाएं। अगर पॉलीगन में n साइड्स है तो सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा। n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होगा। लेकिन एक इंटीरियर एंगल, ये सारे के सारे इंटीरियर एंगल का सम है, एक इंटीरियर एंगल एक्सक्लूड करके, एक एक्सेप्ट वन, एक इंटीरियर एंगल आपको यहां से निकालना है, सपोज k। तो मैंने इसमें से k डिग्री का एंगल एक्सक्लूड कर दिया, तो अब सम कितना है? 2730 डिग्री, ये बोला गया है क्वेश्चन में। बताइए कोई समस्या? टोटल इंटीरियर एंगल का सम था n-2 इंटू 180 डिग्री। एक इंटीरियर एंगल मैंने इसमें क्या इंक्लूड नहीं किया, आप सम कितना है? 2730। आपसे पूछा नंबर ऑफ साइड्स, तो क्या मैं n आसानी से नहीं लिख सकता? यदि मैं k को उधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा 2730 डिग्री प्लस k डिग्री और बटे 180, यही हो जाएगा। इसको लिया प्लस के 180 से डिवाइड कर दिया, ये -2 है, उधर जाके हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भाई प्लस का 2, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? n बराबर 2730 डिग्री प्लस k बटे 180 डिग्री प्लस 2, समझते हैं ना? और बहुत ही आसान सी बात है, 2730 डिग्री प्लस k बटे 180 डिग्री प्लस 2। चलिए आप समझेंगे यहां पे ध्यान से। आपको निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स, दिस शुड बी एन इंटीजर। ये क्या होना चाहिए? आपका एक इंटीजर होना चाहिए। नंबर ऑफ साइड्स हमेशा इंटीजर होंगी। प्लस 2 तो आपका ऑलरेडी इंटीजर है। यहां पे 2730 डिग्री प्लस k को डिवाइड कर रहे हैं हम 180 से। 2730 प्लस k को डिवाइड कर 180 से, तो मुझे पता होना चाहिए कि क्या 2730 प्लस k 180 का मल्टीपल होना चाहिए कि नहीं। 2730 प्लस k कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए आपका 180 डिग्री से, तभी n इंटीजर आ पाएगा। बात लॉजिकल है, ध्यान से समझना है। 2730 डिग्री प्लस के डिविजिबल होना चाहिए आपका 180 डिग्री से। सब मुझे कटाई नहीं, मैंने तो ये ले लिया 2900। 2730 में मैंने के जोड़ दिया, इस तरीके से आ गया 2900। 2900 को 180 से डिवाइड करने बैठे तो ये आपका पॉइंट में चला गया, और नंबर ऑफ साइड्स आपकी पॉइंट में आ जाएंगी, तो पॉलीगन तो पॉसिबल नहीं हो पाया ना। तो यानी कि 2730 प्लस के कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए आपका 180 डिग्री से। क्लियर है? कोई डाउट? आप देखते हैं, मुझे दिख रहा है 2730। अगर मैं 2730 को 2730 को 180 से डिवाइड करके देखो 180 से, तो कितनी बार जाएगा? 180 से 180 बार जाएगा, कितना हो जाएगा? 930 ये आ जाएगा। 180 से कितनी बार जाएगा? आपका 5 बार जाएगा, 18 पंजे 90, 900 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर बचेगा? 30। कितना रिमाइंडर बचेगा? 30। ये आप माइंड में भी कर सकते थे, मैंने आपको समझा दिया कि 2730 को यदि मैं 180 से डिवाइड करता हूं तो 30 रिमाइंडर बचता है। अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब है कि 2730 को जब मैं 180 से डिवाइड करता हूं तो 30 रिमाइंडर बचता है। तो 2730 को 180 से कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। क्या दो तरीके? या तो मैं 2730 में से 30 से घटा दूं रिमाइंडर को,
तो डिविजिबल हो जाएगा। या फिर मैं 30 में क्या कर दूं, देखो मुझे 30 को 180 बनाना पड़ेगा, या फिर 150 इसमें क्या कर दूं, ऐड कर दूं, क्योंकि मेरे पास घटाने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि मुझे क्या करना है, के ऐड करना है। तो 2730 को 180 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे 2730 से डिवाइड करने पर बच रहा था 30 रिमाइंडर, तो 2730 को 180 का मल्टीपल बनाने के लिए मुझे उसमें ऐड क्या करना पड़ेगा, 150 डिग्री इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, 150 डिग्री ऐड करना पड़ेगा, 2730 प्लस 150, क्योंकि आप के की वैल्यू आप 180 डिग्री से ज्यादा भी नहीं ले सकते। तो के की वैल्यू आप कितनी ले सकते, 150। 2730 से 180 को डिवाइड करने पर 30 रिमाइंडर बच रहा था। मेरे पास दो तरीके कंप्लीटली डिविजिबल बनाने के लिए, या तो मैं 30 घटा लूं या फिर मैं 150 जोड़ दूं। घटाने का कोई स्कोप नहीं, तो मुझे के को क्या लेना पड़ेगा, 150 लेना पड़ेगा, 150 डिग्री लेना पड़ेगा। सिर्फ आपसे क्वेश्चन में इतना पूछा होता कि बताइए कि वो एंगल जो आपने एक्सक्लूड किया है, वो एंगल जो आपने एक्सक्लूड किया है, जो एक्सेप्ट वन एंगल जो आपने एक्सक्लूड किया, उसकी वैल्यू बताइए, तो आंसर क्या होता, फिर आपका 150 डिग्री आपका आंसर हो जाता। आंसर क्या हो जाता आपका, 150 डिग्री, 150 डिग्री। क्लियर है? चलिए देखिए, 2730 को 180 से डिवाइड करने पर 15 बार जा रहा था, 180 में 150 में और रख दूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, 16 बार, 16 टाइम्स पूरा चला जाएगा 2730 प्लस 150 बट 180। सो n बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16। देखिए 2730 को जब मैं 180 से डिवाइड कर रहा था, माइंड में कर सकते हो, तो 15 बार जा रहा था, शेषफल 30 बच रहा था। अगर मैं इसको 150 में बना दूंगा तो एक बार और चला जाएगा एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा आपका, 16 टाइम्स जाएगा। क्लियर भी? सो n बराबर कितना आएगा आपका, 16, तो ये रहा प्लस का 2, यानी कि 16 प्लस 2 18, 18। तो कितनी साइड आएंगी इसमें, 18। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है भाई? किसी को कोई समस्या, इसमें बहुत ही बढ़िया लॉजिकल और आसान सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। आप यहां पे डिजिटल सम वगैरह के कंसेप्ट भी लगा सकते हो, पर वो आपको भी आता नहीं होगा। आप ऐसे करोगे कोई दिक्कत नहीं, नंबर सिस्टम का खेल है सारा का सारा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 8, वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। एक पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स किसमें है, एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। द स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल इज 100 डिग्री। सबसे छोटा इंटीरियर एंगल आपका 100 डिग्री का है। एंड कॉमन डिफरेंस इज 4 डिग्री, कॉमन डिफरेंस 4 डिग्री का है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स आपको बतानी है, ये बात है। क्लियर है? चलिए आप समझते रहना, बहुत ही आसान है। मैंने आपको एक चीज बोली है कि यदि आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो और एंगल्स में बात चल रही हो, तो आप हमेशा एक्सटीरियर एंगल पे फोकस किया करो, क्योंकि सभी को पता है कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री फिक्स है। 360 डिग्री से ज्यादा एक्सटीरियर एंगल का सम हो ही नहीं सकता। मैक्सिमम सम कितना हो सकता है एक्सटीरियर एंगल का किसी भी पॉलीगन में, 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम तो डिपेंड करेगा कि उसमें नंबर ऑफ साइड कितनी होंगी, इंटीरियर एंगल का सम, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का सम उससे फ्री हमेशा 360 डिग्री रहेगा। ठीक बात है? चलिए, तो आपके पास एक पॉलीगन है जिसके इंटीरियर एंगल एपी में है। अगर उसके इंटीरियर एंगल एपी में है तो मुझे बताना कि क्या उसके एक्सटीरियर एंगल भी एपी में नहीं होंगे। अगर उसके आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है तो उसके एक्सटीरियर एंगल भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में होंगे। आपको गिवन है स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल। स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल कितना, स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल गिवन है आपको 100 डिग्री, 100 डिग्री। देखिए, हमको नंबर ऑफ साइड निकालनी है तो इंटीरियर एंगल पे हमको फोकस करना ही नहीं, हमको फोकस करना एक्सटीरियर पे। अगर स्मॉलेस्ट इंटीरियर एंगल 100 डिग्री का है, ये पॉलीगन है, इसमें इंटीरियर स्मॉलेस्ट 100 है, तो ये जो तुम्हारा एक्सटीरियर बनेगा, ये मैक्सिमम इंटीरियर एंगल 100 डिग्री के साथ जो एक्सटीरियर बनेगा वो कितनी डिग्री का होगा, 80 डिग्री का। क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। भाई इंटीरियर स्मॉलेस्ट बन रहा है 100, एक्सटीरियर मैक्सिमम बनेगा कितना, 80 डिग्री का। अब स्मॉलेस्ट इंटीरियर 100 डिग्री का है, इंटीरियर इसके बाद बढ़ता जाएगा, 100 से 104 होगा, 104 से आपका 108 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा, क्योंकि 4 डिग्री ये स्मॉलेस्ट है। तो इंटीरियर एंगल बढ़ता जा रहा है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता जाएगा आपका, कम होता जाएगा। अगर तुम्हारा ये एक्सटीरियर 80 डिग्री है तो अगला एक्सटीरियर आपका कितना, 4 डिग्री कम, यानी कि 76 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस 4 है। भाई इंटीरियर बढ़ेगा तो एक्सटीरियर क्या होगा, घटेगा। ये अगला कितना होगा, फिर 72 डिग्री होगा, फिर अगला कितना होगा, 68 डिग्री होगा। ठीक है भाई, फिर अगला कितना होगा आपका एक्सटीरियर, 64 डिग्री का होगा। क्लियर है? देखिए इंटीरियर एंगल में कॉमन डिफरेंस 4 है तो एक्सटीरियर में भी कॉमन डिफरेंस 4 होगा। इंटीरियर एंगल बढ़ता जा रहा है 4 डिग्री तो एक्सटीरियर एंगल 4 डिग्री कम होता जाएगा। जहां पे तुम्हारा एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा, वहीं पे रुक जाओ, वही आंसर है। अगर देखूं तो 6 2 8 8 16 4 20 0 8 2 10 7 17 7 24 36 और 6 36, 360 डिग्री सम आ चुका है। इन 5 एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री आ चुका है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी जाएंगी पॉलीगन में, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी पॉलीगन में, 5 साइड। ये था इस क्वेश्चन को करने का तरीका, जो कि बहुत आसान भी था, बहुत ही अच्छा सवाल भी था ये। ठीक है? क्लियर है? इंटीरियर एंगल स्मॉलेस्ट 100 डिग्री, तो उसके साथ में एक्सटीरियर लार्जेस्ट 80, फिर 76, फिर 72, फिर 68, फिर 64, सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि 360 डिग्री एक्सटीरियर एंगल का सम पॉसिबल है, तो कितनी साइड होंगी, 5। ठीक है? नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 9।
देखिए बहुत ही आसान सवाल है, लैंग्वेज बेस्ड प्री के पेपर में आते हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 36 डिग्री मोर देन 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन एक्सटीरियर एंगल। एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 36 डिग्री ज्यादा है 5 टाइम्स ऑफ इट्स वन एक्सटीरियर एंगल, इसके एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। सिंपल लैंग्वेज बेस्ड है कि अगर मैं किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर मान लूं आई, एक्सटीरियर मान लूं ई, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो उसी रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? I बराबर 5e प्लस 36 डिग्री। मुझे पूछा है डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पॉलीगन, ठीक है? तो इंटीरियर एंगल की जो वैल्यू एक्सटीरियर एंगल के 5 गुने से 36 डिग्री ज्यादा है। मुझे यह भी पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन में एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। आई की जगह क्या मैं ये नहीं रख सकता? तो अगर मैं यहां पे पुट करूंगा 5e प्लस 36 डिग्री प्लस e बराबर 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6e बराबर 180 माइनस 36 यानी कि 144 डिग्री, यही है? तो e बराबर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 6 तक 24, e बराबर आ जाएगा 24 डिग्री, यानी कि मुझे रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी मिल गई? 24। अगर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 24 डिग्री है तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? n 360/24, यानी कि 24 से कम 24 और 24 ये 15 बार जाएगा। नंबर ऑफ साइड्स होंगी इसमें 15। कितनी साइड होंगी इसमें? 15। लेकिन आपसे नंबर ऑफ साइड्स नहीं पूछा, आपसे एक स्टेप और आगे पूछा नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो उस पॉलीगन में आपके डायगोनल्स कितने होंगे? विकर्ण कितने होंगे? विकर्ण होंगे 15 n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है भाई? तो 15 इंटू ये कितना जाएगा आपका? 90। 15 छिक्का 90। डायगोनल्स कितने हो जाएंगे उसमें? 90। डी 90 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? बहुत ही आसान सा सवाल था। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके पेपर में ये पैटर्न का सवाल कई बार आया, डाटा चेंज कर करके, सेम लैंग्वेज होती है। ध्यान समझना, मैं आपको इसको पहले प्रॉपर मेथड से भी बताऊंगा, फिर डायरेक्ट तरीके से भी बनाना सिखाऊंगा कि आप तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व करो देखते ही। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 2:3। एक पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड का जो रेशियो दिया वो 2:3 दिया है, ठीक है? ईच ऑफ देयर इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 9:10, और उनके ईच इंटीरियर एंगल्स का रेशियो, उनके ईच इंटीरियर एंगल्स का जो रेशियो दिया है वो 9:10 दिया है। द नंबर ऑफ साइड ऑफ देयर टू पॉलीगन्स आर, नंबर ऑफ साइड ऑफ देयर टू पॉलीगन्स आर, तो उनमें नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो कितना होगा? द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ देयर टू पॉलीगन आर, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी कितनी होंगी? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ देयर टू पॉलीगन्स। ठीक है, पहला अगर आप इसको फर्स्ट मेथड से बनाना चाहोगे तो कैसे करोगे? ध्यान से समझना, ध्यान से समझना है सभी को कि अगर मैं नंबर ऑफ साइड मानता हूं कि पहले पॉलीगन में 2x है तो दूसरे में कितनी हो जाएंगी? 3x। 2:3 दिया ना, तो 2x और 2x पॉलीगन में साइड हो जाएंगी। सो पहले पॉलीगन में सारे इंटीरियर एंगल का सम 2x माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये होगी 2x माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटा 2x। दूसरे पॉलीगन में ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू ये होगी 3x माइनस 2 गुणा 180 डिग्री बटे 2x, यही होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात है, ये आपके करने का बेसिक तरीका है, समझते रहना ध्यान से। कैलकुलेशन फास्ट है तो आप इसको भी जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने साइड मान ली 2x और 3x, तो पहले पॉलीगन में 2x माइनस 2 गुणा 180 बटे 2x ईच इंटीरियर एंगल, भाई 3x माइनस 2 इंटू 180 बटे 3x आएगा, सॉरी ये तुम्हारा ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। और ईच इंटीरियर एंगल का रेशियो दिया कितना है? 9/10। कितना दिया यहाँ पे? 9:10। क्लियर है? देखिए आपका 180 से 180 हटी जाना है, x से आपका x हटी जाना है, तो ये जो आएगा आपका 2x माइनस 2 बटे 3x माइनस 2 इंटू, ये देखो 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे, तो 3/2 हो जाएगा बराबर 9/10, यही बात है। तो अगर मैं यहां से कहूं कि 2x माइनस 2 बटे 3x माइनस 2 जो है ये इक्वल है किसके? 9/10 इंटू 2/3 के, 9/10 इंटू 2/3 के इक्वल है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2x माइनस 2 बटे 3x माइनस 2 बराबर 9/10 इंटू 2/3 के। क्लियर है? चलिए इसको यहां से सिंप्लीफाई करो तो 2x माइनस 2 बटे 3x माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 3 9 2 5 10, 3/5। सो 10x माइनस 10 बराबर 9x माइनस 6, और x बराबर कितना आ गया आपका? 4। x बराबर कितना आ गया आपका? 4। x बराबर आपका 4 आ गया। अगर x 4 आ गया, पूछा है नंबर ऑफ साइड्स इन पॉलीगन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी? 2x और 3x। 4x बराबर तो ये 8 हो जाएगा और ये 3 चौक 12 हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएंगी पॉलीगन में? 8 और 12। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, 8 एंड 12। क्लियर? कोई डाउट इसमें? तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है पॉलीगन में? 8 और 12। ये इस क्वेश्चन को करने का बेसिक मेथड है, आप इस तरीके से सवाल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए। पर एग्जाम में आएगा तो आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम में आएगा तो इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए चलिए मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताता हूं, ध्यान से समझना। आप यहां पे इस तरीके से माहौल बनाते हुए लाओगे, अल्टीमेटली लास्ट में लाइन आनी यही है। अल्टीमेटली लास्ट लाइन में आनी, जो लाइन है आनी यही है। आप यहां से इस तरीके से सॉल्व करते हुए लाओगे, अल्टीमेटली हर क्वेश्चन में लास्ट लाइन यही आनी है। और इस लाइन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। इस लाइन का मतलब क्या है ये आपको ध्यान से समझना है। इस लाइन का मतलब ये है कि 2x क्या है? नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन। 3x क्या है? नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन। -2 होगा ही होगा। ये 9/10 गुणा 2/3। 2/3 है किसका? साइड का रेशियो जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। 9/10 क्या है? इंटीरियर एंगल का रेशियो जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। 2/3 क्या है? साइड का रेशियो। 9/10 क्या है? आपका इंटीरियर एंगल्स का रेशियो। तो उनका प्रोडक्ट हो रहा है।
साफ साफ उनका क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। सो 2/3 साइड्स का रेशियो, 9/10 इंटीरियर एंगल का रेशियो। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये तुम्हारा आ जा रहा है 3/5। कितना आ जा रहा है, ये 3/5, जो कि किसके बराबर है, 2x मतलब नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन, और 3x मतलब नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन, n1 मतलब नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट पॉलीगन, n2 मतलब नंबर ऑफ साइड इन सेकंड पॉलीगन। ये लाइन क्या आप तुरंत नहीं लिख सकते थे डायरेक्टली, 2/3 इंटू 9/10 डायरेक्टली होना है n1 - 2 बटे n2 - 2। क्लियर है, 3/5। कोई समस्या इसमें किसी को किसी प्रकार की, समझे आप? चलिए अब समझते रहना है। अब जो ऑप्शन आपको, ऑप्शन पे चले जाना, आप इस पे चले जाना ऑप्शन पे, जो ऑप्शन आपको n1 में से 2 और n2 में से 2 घटाने पे 3/5 का रेशियो दे दे, वही मेरा आंसर होना चाहिए। जो ऑप्शन आपको 2 घटाने पे n1 में से भी n2 घटाने पे भी 3/5 का रेशियो दे दे, वही हमारा आंसर होना चाहिए कि नहीं? बताइए, सिंपल सी बात है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूंगा तो ये देखिए 8 - 2 बटे 12 - 2, 6/10, 3/5 का रेशियो दे रहा है, यही मेरा आंसर है। बाकी कोई भी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, आपको 3/5 का रेशियो वो नहीं देगा। ये इस क्वेश्चन को करने का अच्छा तरीका है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जस्ट यहां पे पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया। अगर आपको एज ए स्टूडेंट ये क्वेश्चन करना हो एग्जाम में, तो आप इसको कैसे करोगे? कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ साइड्स का रेशियो कितना दिया, 2/3 दिया है यहां पे, और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो कितना दिया, 9/10। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पे 3/5 आ रहा है, 3/5 आ रहा है। अब जो ऑप्शन आपको दो डिफरेंस करने पे साइड्स में, क्योंकि ये -2 करके आएगा, ये n1 - 2 बटे n2 - 2 करके आएगा हमेशा। जो ऑप्शन आपको n1 में से 2 घटाने पे, n2 में से 2 घटाने पे 3/5 दे दे, वही आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है, ये आपका आंसर हो गया। इतनी देर में आप सवाल को बना सकते थे। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? एक सवाल और मैं करवा रहा हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, सवाल नंबर 11। इस क्वेश्चन को पहले आप खुद से ट्रेडिशनल मेथड से बना के देखिए, फिर इस तरीके से बनाए जो मैंने भी आपको सिखाया, देखेंगे। मैं आपको डायरेक्ट बनाना सिखा रहा हूं। देयर आर 2 रेगुलर पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड इन द रेशियो 4:5। नंबर ऑफ साइड का रेशियो 4:5 है, और उनके इंटीरियर एंगल्स, देखो नंबर ऑफ साइड और इंटीरियर एंगल्स का रेशियो कितना दिया है, 25/26। तो सीधी सीधी हम इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई, 4/5 इंटू 25/26। ये सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो रेशियो आने वाला है, ये n1 - 2 बटे n2 - 2 आने वाला है। सिंपल सी बात है, सिंप्लीफाई करके यही आएगा। देखिए 5 × 5 = 25, और ये 2 दूनी 4, और ये तुम्हारा 13। कितना आएगा आपका, 10/13। कितना आएगा, 10/30, 10/13। अब ऑप्शन में से चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको दो डिफरेंस करने पर नंबर ऑफ साइड्स में से 10/13 का अनुपात दे रहा है। ये तो खुद ही छोटा है, ये तो खुद ही छोटा है। 12 और 15 लेंगे तो 12 - 2 10, 15 - 2 13, 10/13 का अनुपात दे रहा है, यही आंसर हो गया, सी ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल सा सवाल था, बहुत आसान भी था। ठीक है भाई, सवाल नंबर 12। ओके, देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। इन दी गिवन फिगर बिलो, ए रेगुलर पॉलीगन इज कवर्ड विद ए ब्लैंक पेपर। इट इज नोन दैट a + b = 60 डिग्री। हाउ मेनी साइड्स डज द रेगुलर पॉलीगन हैज? रेगुलर पॉलीगन में कितनी साइड्स हैं? आपके पास था एक रेगुलर पॉलीगन, इस टाइप से था। हमने एक पेपर से उसको कुछ इस तरीके से कवर कर दिया कि रेगुलर पॉलीगन का सिर्फ इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला। बात समझ में आ रही है? रेगुलर पॉलीगन का सिर्फ इतना ऊपर वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपके दो एंगल और फॉर्म हुए। एक तो ये रहा आपका एंगल ए, एक दूसरा ये रहा आपका एंगल बी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है एंगल ए + बी का सम 60 डिग्री। एंगल ए + बी का सम 60 डिग्री। आपसे पूछा है नंबर ऑफ साइड्स बताइए रेगुलर पॉलीगन में कितना होगा। अगर मैं ध्यान से देखूं, क्या आपको यहां पे क्वाड्रिलेटरल नहीं दिखाई दे रहा, ये चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा? मैंने पेपर से तो कवर कर लिया, पर इस तरीके से क्या हो गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया, चतुर्भुज बन गया ये वाला। इस पे मैंने कांटे कांटे बना, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया चतुर्भुज। और अगर ये क्वाड्रिलेटरल बना है और उसमें दो एंगल का सम 60 डिग्री है, a + b 60, सो बाकी दो एंगल जो है उनका सम कितना होगा? उनका सम होगा 300 डिग्री। इनका सम 300 डिग्री नहीं होना चाहिए क्या भाई? चतुर्भुज के चारों कोणों का केवल 360 डिग्री होता है, a + b 60 है, तो इन दो एंगल का सम फिर कितना बचा? 300 डिग्री बचा। अगर 300 डिग्री बचा, और मुझे यह बात भी पता है कि किसी भी रेगुलर पॉलीगन के सारे इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, इन दोनों का सम आपका 300 डिग्री का है, तो क्या प्रत्येक इंटीरियर एंगल आपका 150 डिग्री का नहीं होगा? ये 150 डिग्री का होगा। ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा? 150 डिग्री का होगा। अगर ईच इंटीरियर एंगल 150 डिग्री का होगा, तो एक्सटीरियर ईच फिर कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। तो मुझे पता चल गया कि इस रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल 30 डिग्री का है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी? 360/30, यानी कि 12। नंबर ऑफ साइड्स कितनी जाएंगी इसमें? 12। क्लियर? सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल नंबर 13। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपको। 8 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 165 डिग्री ईच। कोई पॉलीगन है, उसमें 8 इंटीरियर एंगल्स जो हैं, उनमें से प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री ईच, एंड रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स आर 168 डिग्रीज। और बाकी बचे कुछ जो इंटीरियर एंगल है, उनमें से प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 168 डिग्री है। फाइंड नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगन। पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं, ये पूछा है आपसे। ध्यान से समझते रहना। आपके पास एक पॉलीगन है, ये रेगुलर पॉलीगन बिल्कुल भी नहीं है। इसके 8 इंटीरियर एंगल इक्वल हैं, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 165 डिग्री है,
रिमेनिंग इंटीरियर एंगल्स वो भी इक्वल है, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू 168 डिग्री है। तो पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स पॉलीगन में केवल तभी निकाल पाओगे जब आपके पास पॉलीगन में नंबर ऑफ साइड्स हो। तो मेरा टारगेट है फर्स्ट की सबसे पहले नंबर ऑफ साइड्स निकालना पॉलीगन में। कैसे निकालेंगे? हमेशा बोला है कि एंगल की बात चल रही है तो एक्सटीरियर एंगल पे फोकस करो। आपके पास है ईच इंटीरियर एंगल, ये जो है 8 कितने हैं 165 डिग्री ईच। आपके पास है 8 इंटीरियर एंगल, कितने 8 इंटीरियर एंगल, जिनमें से प्रत्येक की वैल्यू है 165 डिग्री ईच। तो मुझे बताइए क्या प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, प्रत्येक यहां पे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 15 डिग्री नहीं होगी? 15 डिग्री होगी। अगर इंटीरियर 165 डिग्री का बन रहा है तो उसके साथ में जो एक्सटीरियर बन रहा होगा ना वो 15 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 15 डिग्री का होगा। क्लियर है? अगर आपके पास 8 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने बन रहे होंगे? 15 बन रहे होंगे। अगर सॉरी 8 ही बन रहे होंगे। अगर आपके पास 8 इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर भी कितने बन रहे होंगे? 8 ही बन रहे होंगे। प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू में 15 डिग्री है तो उन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम, 8 एक्सटीरियर एंगल का सम होता कितना है? 120 डिग्री हो जाएगा। 15 8 120 डिग्री हो जाएगा। समझते रहना। क्लियर है? कोई डाउट? और अगर आपके पास यहां पे 8 इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, 8 एक्सटीरियर एंगल बन रहे हैं तो 8 ही वर्टिसेस होंगी। तो आपकी साइड्स भी कितनी होंगी? 8 साइड होंगी। इन 8 इंटीरियर एंगल बनाने के लिए आपकी साइड्स भी कितनी होंगी? 8 साइड तो होंगी ही होंगी। दूसरी बात समझते हैं ना, आपके पास 8 इंटीरियर एंगल थे, प्रत्येक इंटीरियर एंगल इक्वल था 165 डिग्री ईच। तो उसके साथ में जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो भी इक्वल 15 15 15 15 15 डिग्री के बनेंगे। जबकि साथ 8 इंटीरियर 8 ही एक्सटीरियर, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर 15 डिग्री का, तो 8 एक्सटीरियर का सम 120 डिग्री हो गया। 15 8 120। इंटीरियर 8 है तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी पॉलीगन में? 8 ही होंगी अभी तक। लेकिन मुझे ये पता है कि एक्सटीरियर एंगल का जो टोटल सम है वो तो 360 डिग्री होता है। अगर ये 120 डिग्री तो बाकी बचे कुछ एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 240 डिग्री होना चाहिए। बाकी बचे कुछ एक्सटीरियर एंगल का टोटल सम 240 होना चाहिए। 120 डिग्री प्लस 240 डिग्री कितना हो गया मेरे भाई? 360 डिग्री हो गया ना, 360 डिग्री। तो बाकी बचा कुछ एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमेनिंग इंटीरियर एंगल कितने हैं? 168 डिग्री ईच है। तो रिमेनिंग इंटीरियर एंगल जो है आपका 168 डिग्री है प्रत्येक। अगर रिमेनिंग इंटीरियर एंगल ईच 168 डिग्री है तो उसके साथ में जो एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा, जो रिमेनिंग एक एक्सटीरियर एंगल बन रहा होगा वो 12 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 12 डिग्री का होगा। वो कितने का होगा? 12 डिग्री का होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल जो उसके साथ में बन रहा होगा वो भाई कितने का होगा? वो 12 डिग्री का होगा। ईच एक्सटीरियर एंगल 12 डिग्री का है, जबकि उन सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम होना कितना चाहिए? 240 डिग्री होना चाहिए। तो कितने एक्सटीरियर एंगल बनने चाहिए आपकी? 240 बटे 12 यानी कि 20 एक्सटीरियर एंगल बनने चाहिए। एक इंटीरियर एंगल, एक एक्सटीरियर 12 डिग्री का, तो उन सब ऐसे 20 बनेंगे तभी तो टोटल सम 240 डिग्री हो पाएगा। यदि आपके एक्सटीरियर एंगल 20 बनेंगे तो बताना क्या नंबर ऑफ साइड्स आपकी जो होंगी इन 20 एक्सटीरियर एंगल बनने की वजह से 20 नहीं होंगी? 20 होंगी। नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी होंगी? 20 होनी चाहिए इन 20 एक्सटीरियर एंगल बनने की वजह से। जितने एक्सटीरियर उतने इंटीरियर, उतनी वर्टिसेस उतनी ही साइड्स। तो साइड्स कितनी होंगी? 20। क्लियर? सिंपल सा सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन था। कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की? तो हम ये कह सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन की यहां पे जो टोटल साइड है 8 ये और 20 ये, टोटल साइड कितनी होगी आपकी? 28। रेगुलर पॉलीगन में जो टोटल साइड्स हैं 8 प्लस 20 कितनी होगी आपकी? 28। 8 प्लस 20 कितनी होगी आपकी? 28। आपसे पूछा है नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे पॉलीगन में, तो आपको निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स n इंटू n माइनस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 14, ये आपका 350, 350। आंसर कितना आएगा आपका? 350, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 14। ठीक है, इफ ए स्टार फिगर इज फॉर्म्ड बाय elongating the sides of a regular pentagon then the measure of each angle at the angular points of the star figure is। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना, मजेदार। सबसे पहले तो फिगर बनाना ही आना चाहिए। आपके पास है भाई इस तरीके से एक रेगुलर पेंटागन। पेंटागन समझते हैं? पंचभुज जिसमें 5 साइड हो, तो इस तरीके से होगा कुछ आपका ये रेगुलर पेंटागन। समझ रहे हैं? ये आपका रेगुलर पेंटागन है। क्लियर भाई? अब रेगुलर पेंटागन की साइड्स को आगे बढ़ा के उसकी शीर्षों को खींच के क्या बना दिया हमने? एक स्टार बनाया गया, एक स्टार फिगर बनाया गया। तो कैसे स्टार फिगर बनेगा? इसकी साइड्स को आगे बढ़ा के इसके शीर्षों से, तो ऐसे अगर मैं इसको यहां पे आगे बढ़ा दूं इसको इस तरीके से, तो ये बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से, इसको हम इस तरीके से, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका। क्लियर है? इसको हम यहां पे और इसको हम इस तरीके, देखिए ये जो है थोड़ा इस तरीके से टिल्ट होके ये आपका ऐसे बन जाएगा, इसको यहां पे आप ऐसे। तो क्या आप स्टार फिगर बन गया? स्टार फिगर बनेगा कि नहीं? क्लियर है? तो हमने इसकी साइड को इस तरीके से हमने आगे बढ़ा दिया, तो क्या बन गया आपका? स्टार फिगर बन गया। तो पूछा है, क्या पूछा है? एंगुलर फाइंड ईच एंगल एट द एंगुलर पॉइंट ऑफ स्टार फिगर। एंगुलर पॉइंट ऑफ स्टार फिगर का ईच एंगल, यानी कि आपसे ये एंगल की वैल्यू पूछे कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल प्रत्येक कितने डिग्री का है। तो ये सारे एंगल बराबर ही बनेंगे, क्योंकि जो आपने पेंटागन लिया वो कैसा लिया है? रेगुलर पेंटागन लिया है। और समझिए आसानी से बता सकते हो रेगुलर पेंटागन में कितनी साइड? 5 साइड। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का? ईच एक्सटीरियर होगा 360 बटे 5 यानी कि 72 डिग्री का। रेगुलर पेंटागन का ईच एक्सटीरियर 72 डिग्री का। तो ये एक्सटीरियर कितने का है पेंटागन का? ये 72 डिग्री का। ये एक्सटीरियर कितने का है पेंटागन का? ये 72 डिग्री का। 72 72 144। तो मुझे बताइए क्या ये एंगल 36 डिग्री का नहीं बचा? 36 डिग्री का।
ये 36 डिग्री का बचेगा, क्योंकि ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, ये ट्रायंगल बन गया 72 72, तो ये एंगल कितने का बचा, 36 डिग्री का। ये आपका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, सिंपल सी बात, बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 15। देखिए अब जो हम यहां पे सवाल कर रहे हैं ना, वो एंगल्स वाले सवाल कर रहे हैं, फिगर में एंगल फाइंड आउट करने वाला, ठीक है। उनके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और बहुत ही आसान सवाल बनते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल होते नहीं रेगुलर फिगर्स में। ABCDE इज ए रेगुलर पेंटागन, O is a point inside the pentagon such that AOB is an equilateral triangle। ये सवाल किसी बच्चे ने पूछा था डाउट में, बहुत आसान था, अच्छा सवाल था, लेकिन इसलिए हमने यहां पे इंक्लूड किया कि आपके पास है इस तरीके से एक रेगुलर पेंटागन। ये हो गया आपके सामने एक रेगुलर पेंटागन समपंचभुज, नाम दे रहे हैं हम इसका ABC और ये DE, ABCDE। इस तरीके से आपका ये रेगुलर पेंटागन है, समपंचभुज है, और इसके अंदर कोई पॉइंट O है इस प्रकार से कि AOB एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब मैं A से O को मिलाऊं और O से B को मिलाऊं, तो ये AO OB AB सब बराबर है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है ये आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्लियर, आपसे पूछा एंगल OEA की वैल्यू क्या है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल बनेगा एंगल OEA, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का, एंगल OEA ये कितने डिग्री का बनेगा। क्लियर है, ये एंगल आपसे पूछा कि एंगल OEA ये कितने डिग्री का होगा। देखिए ध्यान से समझना, बहुत ही आसानी से सवाल को बना सकते हो। पहली बात तो ये कि ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल AOB बना है, इसकी एक साइड ये है AB, ये साइड AB पेंटागन की भी साइड है, और रेगुलर पेंटागन है तो पेंटागन की भी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी ये सारी साइड्स यहां पे इक्वल हो जाएगी। क्लियर है, मुझे पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, तो ये इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। क्लियर है, और रेगुलर पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितने का होता है, 108 डिग्री का। पेंटागन का एक्सटीरियर 360/5 72 का, और इंटीरियर कितने का, 108। तो रेगुलर पेंटागन का एक कंप्लीट इंटीरियर 108 का है, तो ये बताना क्या ये एंगल 160 - 60 यानी कि 48 डिग्री का हो गया ना, कितने डिग्री का हो गया, 48 डिग्री। भाई रेगुलर पेंटागन का इंटीरियर तुम्हारे 108 डिग्री का है, 60 है, तो ये एंगल कितने का हो गया, ये एंगल 48 डिग्री का हो गया, 48 डिग्री का। क्लियर है, कोई समस्या, अगर ये एंगल आपका 48 डिग्री का है तो सवाल खत्म। अगर आप ट्रायंगल AOE, त्रिभुज AOE को ध्यान से देखो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, जो लेंथ AO की है वही लेंथ AE की है, जो AO की वही AE की, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड और पेंटागन की साइड बराबर है, और इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल आपका 48 डिग्री का है, सो बाकी दोनों बचे कुछ एंगल भी इक्वल होने चाहिए, तो उनका सम कितना बचेगा, 180 - 48 132 डिग्री होगा, बाकी बचे कुछ दोनों एंगल का सम। आपसे पूछा एंगल OEA, तो एंगल OEA कितना हो जाएगा, 132/2 यानी कि 66 डिग्री का, 66 डिग्री का, ये आपका करेक्ट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो बहुत ही आसान बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 ध्यान से समझना है आपको। PQRST इज ए रेगुलर पेंटागन, तो मैं बनाता हूं आपके सामने एक रेगुलर पेंटागन, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है कि PQRST एक रेगुलर पेंटागन है, जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ये सामने आपके बन गया एक रेगुलर पेंटागन PQRST, ठीक है भाई। अब इसमें बोला क्या है, PR एंड QT इंटरसेक्ट ईच अदर एट X, तो P से हमने R को मिलाया और Q से हमने T को मिलाया, और ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे काट रहे हैं उस पॉइंट का नाम दिया है आपने, ये X पॉइंट है। तो आपको ये एंगल निकालना कि ये जो एंगल TXR है ये क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल TXR। एंगल TXR की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये आपको निकालना है। देखिए बहुत आसान सा सवाल है, कई तरीके से आप इसको कर सकते हो, मैं पहले इसको बेसिक ट्रेडिशनल तरीके से बताऊंगा, समझेंगे ध्यान से। रेगुलर पेंटागन में 5 साइड, तो एक्सटीरियर एंगल 360/5 72 डिग्री का, और इंटीरियर फिर ऑटोमेटिकली 108 डिग्री का। तो मुझे पता है कि ये इंटीरियर एंगल जो है आपका ये 108 डिग्री का है, 108 डिग्री का, कितने का, 108। अब ये साइड आपस में बराबर है, तो ये एंगल भी 36 और ये एंगल भी 36। क्लियर है भाई, कोई समस्या इसमें किसी को, दिस एंगल भी 36। सेम टू सेम मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एंगल भी आपका 36 डिग्री का होगा, ये एंगल भी आपका 36 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई डाउट, कोई समस्या इसमें। अभी 36 और 36 72 हो गया, तो ये एंगल फिर कितने का बचा, 108 डिग्री का बचा, और ये 108, तो ये वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल भी कितने का आ गया आपका, 108। तो एंगल TXR कितने का होगा आपका, 108 डिग्री का होगा। ऐसे करना था भाई, ध्यान से समझना है, ये एंगल कितने का, 108 डिग्री का, तो ट्रायंगल TPQ में 108, तो 36 36 72 हो गया, 36 36। सेम टू सेम पिक्चर ट्रायंगल QRP में 36 है, ये भी 36 हो जाएगा। तो ये ट्रायंगल देख लीजिए PX 36 36 72, तो 108 डिग्री का बचा, ये भी अपोजिट 108 डिग्री का हो गया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, तो ये था एक तरीका। दूसरी बात, जब भी मैं इस तरीके से ये डायगोनल शॉर्टेस्ट वाले मिलाता हूं, अगर मैं बाकी के डायगोनल भी मिला दूं इस तरीके से, समझना ध्यान से, तो मुझे बताना क्या अंदर भी आपको एक रेगुलर पेंटागन की फिगर नहीं मिल गई क्या, ये वाली क्या अंदर भी आपको सेम टू सेम एक रेगुलर पेंटागन की फिगर नहीं मिल गई क्या। क्लियर है, तो इनमें से अगर उसने आपसे कोई भी एंगल पूछा होता, जैसे यहां पे एंगल पूछा, अगर रेगुलर पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल 108 डिग्री, तो ये एंगल भी 108 भाई, ये एंगल भी 108, ये भी 108, ये भी 108, ये भी 108। तो इस तरीके से आपका चाहे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, इस तरीके से यदि आप उसके सारे शॉर्टेस्ट या सिमिलर इसके डायगोनल्स को मिलाओगे, तो अंदर भी सेम आपको पॉलीगन मिलता है, डिट्टो वही। क्लियर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की किसी को, तो बहुत ही आसान सवाल था ये, 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट
सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 से पहले आपको कुछ बेसिक सी चीज पता होनी चाहिए, पहले हम वो देखेंगे, ठीक है। ओके, चलिए ध्यान से। सपोज अपने पास एक रेगुलर पॉलीगन है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, कोई भी रेगुलर पॉलीगन के लिए एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो सर्कल की प्रत्येक साइड को अंदर से टच करता हुआ जाए, दैट मींस इन सर्कल, और एक ऐसा सर्कल भी जरूर पॉसिबल है जो उसकी प्रत्येक वर्टिसेस को ऐसे बाहर से ओवरसेक्ट करता हुआ जाए, उसकी वर्टिसेस से पास करे। तो अगर मैं आपके सामने बनाऊं सपोज इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन इज माय फेवरेट, मैं ये बनाता हूं, तो एक ऐसा सर्कल जरूर पॉसिबल है जो इसकी प्रत्येक साइड से इस तरीके प्रत्येक वर्टिसेस से ऐसे पास होके जाए, दैट मींस सर्कम सर्कल हो गया हेक्सागन का। इस सर्कल का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं रेगुलर पॉलीगन के अंदर एंगल फाइंड आउट करने के लिए। बात ध्यान से सुनना, इस एंगल का हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं किसी भी एंगल किसी भी पॉलीगन के अंदर बने एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए। मैं आड़ी तिरछी यहां पे लाइन खींच डालूं ऐसे खूब सारी, तो कोई भी एंगल आपसे पूछा जा सकता है, आप कोई भी एंगल निकाल सकते हो इस सर्कल की मदद से। कैसे? सभी लोगों को एक ये बात पता है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, सर्कल में कि मैं एक कॉर्ड लेता हूं एक आर्क AB, इस आर्क AB द्वारा सेंटर पे बनाया हुआ कोण इसी आर्क AB द्वारा सरकमफेरेंस पे बनाए कोण का डबल होता है। अगर ये एंगल थीटा तो सेंटर पे डबल एंगल होगा 2 थीटा। ये बात सभी को पता है। मुझे ये बात पता है कि यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में n साइड्स हो, यदि किसी रेगुलर पॉलीगन में सपोज n साइड्स हो, तो प्रत्येक साइड द्वारा रेगुलर पॉलीगन में n साइड है, तो ईच साइड द्वारा इस सर्कल के सेंटर यानी कि सर्कम सेंटर ग्रेविटी सेंटर G पे जो एंगल बनता है थीटा, वो कितना होता है 360/n डिग्री का, 360/n। जैसे कि इस रेगुलर हेक्सागन में एक 6 साइड है, तो ईच साइड द्वारा ग्रेविटी सेंटर या फिर सर्कम सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 360/6 यानी कि 60 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा आपका? 360/6 यानी कि 60 डिग्री का होगा। क्लियर है? कोई डाउट? सपोज मैं आपसे ये सवाल पूछ लूं कि बताइए ये जो एंगल है कि ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का। मैंने आपसे पूछा कि बताइए, वैसे तो बहुत आसान है कि ये एंगल जो है कितने डिग्री का। तो स्टूडेंट क्या करने लगते हैं, साइड इक्वल मान के यहां पे ये तामझाम लगाने लगते हैं। इतना कुछ नहीं करना, मुझको पता है कि ये एक सर्कल है और ये है आपकी सर्कल का ये एक छोटू सा आर्क, ये सर्कल का एक आर्क, ये दिख रहा है ना सर्कल का आर्क। क्लियर है? अब सर्कल के इस आर्क द्वारा सर्कल की सेंटर पे ये जो एंगल बनेगा 360/6, ये कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। तो सर्कल के इसी आर्क द्वारा सरकमफेरेंस पे जो एंगल है इसका हाफ यानी कि 30 डिग्री का होगा कि नहीं? ये एंगल कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। कोई समस्या? सो बिना कुछ किए मैं आसानी से बता सकता हूं कि एंगल 30 डिग्री का होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है कि रेगुलर पॉलीगन की किसी साइड द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 360/n होगा, जहां पे n नंबर ऑफ साइड है, और एक साइड द्वारा पता है आपको ये एंगल पूछा जाए तो सेंटर पे 60 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। अगर सपोज मैं आपसे पूछ लूं कि ये एंगल बताइए भाई कि ये एंगल कितने डिग्री का है, हाउ मच इज दिस एंगल, दिस एंगल आप मुझे बताइए, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, बस इतना सा देखो कि ये जो एंगल है किस आर्क द्वारा बना है, इस आर्क द्वारा, ये आर्क द्वारा बना है, ये आर्क द्वारा बना है, तो एक दो साइड्स द्वारा इस सेंटर पे कितना एंगल बनेगा? कंप्लीट 120। तो फिर ये एंगल कितने का हो जाएगा आपका? 60 डिग्री का, हाफ हो जाएगा। भाई यहां पे दो साइड द्वारा सेंटर पे 60 डिग्री बनेगा, तो सरकमफेरेंस पे एंगल हाफ यानी कि 60 डिग्री, 60 + 60 टोटल 120, ये कितना बनेगा? 60 डिग्री। क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। मैं और भी एग्जांपल आपको लेके समझाऊंगा, समझते रहना ध्यान से, बहुत आसान सी बात है, कोई टफ नहीं है। सपोज मैं आपके सामने बना देता हूं एक इस तरीके से ये रेगुलर, ये बना दिया हमने रेगुलर पेंटागन, हमने बना दिया इस तरीके से रेगुलर पेंटागन समपंचभुज। क्लियर है? और मैंने पूछ लिया कि बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, हमने ये पूछ लिया। तो इक्वल इक्वल करने की कोई जरूरत नहीं, सीधा दिमाग में जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। पेंटागन एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे तो है, पेंटागन की सीड्स इस तरीके से तो है। अब पेंटागन में 5 साइड है, तो ईच साइड द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा 360/5 यानी कि 72 डिग्री का होगा। ये एंगल 72, ईच साइड सर्कल की सरकमफेरेंस पे 72 डिग्री का बनाएगी। मुझे ये एक आर्क एक साइड द्वारा सेंटर पे 72, तो सरकमफेरेंस पे हाफ, ये एंगल कितने का जाएगा? 36 डिग्री का जाएगा। कितनी आसानी से आप बता सकते थे, इजी था। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज हम आपके सामने एक रेगुलर ऑक्टागन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। हमने आपके सामने एक रेगुलर ऑक्टागन बनाया कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये क्या है आपका? एक सम अष्टभुज है। और मैंने क्या किया, सपोज आपसे ये एंगल ही पूछ लिया कि ये एंगल कितने डिग्री का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये एंगल पूछ लिया इस तरीके से। देखिए बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत सारा कोई भी एंगल पूछ सकते हैं, आसानी से बता सकते हो कि चाहे कुछ भी हो। रेगुलर ऑक्टागन एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे तो है इस तरीके से, वर्टिसेस की, यही है। तो यहां पे अगर मैं ध्यान से देखूं, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, टोटल कितने हो गए? 3 आर्क हो गए, 3 आर्क हो गए, 3 साइड होगी। तो ऑक्टागन की ईच साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो बनेगा एंगल 360/8 यानी कि कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। एक साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो कितने का होगा? 45 डिग्री का होगा। यहां पे कितनी 1 2 3 साइड है, तो 3 साइड द्वारा सर्कल के यहां पे सेंटर पे जो बनेगा ये कितना हो जाएगा? टोटल एंगल 135 डिग्री का हो जाएगा। 45 से 135 डिग्री का हो जाएगा। 1 2 3 द्वारा, भाई इसके द्वारा भी 45, इसके द्वारा भी 45, इसके द्वारा 45, 45 45 45 टोटल 135। अगर सेंटर पे 135 है साइड द्वारा, तो सरकमफेरेंस पे हाफ यानी कि 67.5 डिग्री का होगा। ये एंगल 67.5 डिग्री का होगा। क्लियर? कोई डाउट इसमें? सो बहुत ही आसान है ये लॉजिक, आपको याद रखना है। सर्कल में बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसको बस पॉलीगन में यूज करना सीखना है। देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सवाल नंबर है आपका 17। अब देखिए इस सवाल को अगर आप बेसिक से बनाने लगे या
और कोई मेथड यूज करने लगे तो आपको मे भी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़े, थोड़ा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको कंसेप्ट जो मैंने आपसे सिखाया उसको यूज करोगे तो बहुत आसानी से बना लोगे। फाइंड थीटा, आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्या दिया हुआ है आपके सामने, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपके सामने, एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, समषट्भुज, और उसमें ये जो साइड बीसी है इसका मिड पॉइंट है पी, देखिए बीपी भी ए है, पीसी भी ए है। ये जो साइड ईडी है इसका मिड पॉइंट है क्यों, देखिए ई क्यू भी ए है और क्यू डी भी ए है। इस तरीके से बी क्यू को मिलाया गया है, ई पी को मिलाया गया, तो बीच में जो ये छोटू एंगल बन रहा है ना थीटा, इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछी है, बहुत ही आसानी से बता सकते हो, ठीक है ना। देखिए ये एंगल थीटा से डायरेक्टली हवा में तो आएगा नहीं। अगर मैं सपोज यहां पे लाइन ड्रॉ कर दूं, ये एंगल ये लाइन ड्रॉ कर दूं ईबी लाइन, यदि मैं ये ईबी ड्रॉ कर दूं, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, क्योंकि ये कहां पे बन रहा है, यहां पे बन रहा है वर्टेक्स पे, और ये एंगल मिल जाए, इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल ही है ये आपका थीटा, कोई डाउट इसमें। सभी को पता है कि रेगुलर हेक्सागन है, ये रेगुलर फिगर है, तो ये इसके चार सारे पॉइंट एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे तो जरूर ही होंगे, कुछ इस तरीके से। क्लियर है ना। अब समझते रहना, ध्यान से समझते रहना, आपको ये एंगल निकालना है, दिस छोटू एंगल यानी कि थीटा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब सभी को पता है कि रेगुलर हेक्सागन की प्रत्येक साइड द्वारा इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल जाएगा थीटा बराबर 360/6 यानी कि 60 डिग्री का जाएगा। 360/6 यानी कि 60 डिग्री का होगा प्रत्येक साइड द्वारा 60 डिग्री का एंगल होगा। क्लियर है। अब एक साइड द्वारा 60 डिग्री का एंगल है, लेकिन यहां पे यदि मैं बात करूं तो ये तो हाफ ही साइड है, ये तो स्मॉल है, साइड का भी मैं हाफ ही ले रहा हूं। देखिए एक साइड द्वारा ये जो एंगल बनेगा ये तो बनेगा 60 डिग्री ईच साइड द्वारा, लेकिन मैं तो हाफ ही साइड ले रहा हूं, तो हाफ साइड द्वारा ये एंगल सेंटर पे 30 डिग्री का बनेगा कि कितने का बनेगा, 30 का। अगर मुझे ये पता है कि ये जो हाफ साइड है बीपी इस सेंटर पे 30 डिग्री का बना रही, तो सरकमफेरेंस पे हाफ ये एंगल कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा कि नहीं। सरकमफेरेंस पे ये एंगल हाफ कितने का होगा, 15 डिग्री का होगा। कितनी आसानी से आप बता सकते थे ये एंगल 15 डिग्री का होगा। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को भी कोई डाउट है, समझते रहना। ईच साइड द्वारा हेक्सागन की प्रत्येक साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे 60 डिग्री, तो ये तो तुम्हारी हाफ साइड है, बीपी भी ये है, पीसी भी है, तो हाफ साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये एंगल कितना जाएगा, 30 डिग्री का जाएगा। 30 डिग्री है सेंटर पे, तो सरकमफेरेंस पे उसका भी आप 15 डिग्री होगा। क्लियर है। सो मुझे पता है कि दिस एंगल इज 15 डिग्री। क्लियर, कोई समस्या ना। अब मुझे ये एंगल निकालना है। ये जो एंगल है बन किससे रहा है, देखिए ये आर्क, एक आर्क, और ये तुम्हारा हाफ आर्क, इससे बन रहा है। क्लियर है। अब देखिए ईच साइड द्वारा सेंटर पे 60, तो देखिए यहां पे तो तुम्हारा एक प्लस हाफ तो डेढ़ साइड होगी ना, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये जो एंगल होगा डेढ़ साइड द्वारा कितना जाएगा, टोटल 90 डिग्री का होगा कि नहीं, 90 डिग्री का एंगल होगा कि नहीं भाई। देखिए ईच साइड द्वारा ये एंगल तो हो जाएगा तुम्हारा 60, ये एंगल भी 60 होना था, प्लस हाफ ये 30, तो 60 प्लस 30 ये 60 और ये 30, तो टोटल 90 हो गया कि नहीं, 60 प्लस 30 90। अरे कोई समस्या। ईच साइड द्वारा सेंटर पे 60, हाफ साइड द्वारा सेंटर पे 60 का हाफ यानी कि 30, तो टोटल एंगल ये 1.5 साइड द्वारा 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 हो गया। अगर ये एंगल तुम्हारा 90 है तो ये एंगल फिर कितने का होगा, 45 डिग्री का होगा कि नहीं, सरकमफेरेंस पे कितने का होगा, 45 डिग्री का। सीधा वर्बली बता सकते थे, दिस एंगल इज 45 डिग्री। ठीक है, इतना समझाने में समय लगता है, करने में नहीं। क्लियर है, कोई समस्या इसमें किसी को। वर्बली सोचना था, ईच साइड द्वारा 60 डिग्री सेंटर पे, हाफ साइड द्वारा 30 तो ये 15 हो गया, डेढ़ साइड द्वारा सेंटर पे 90 तो 45 हो गया, ये 15 ये 45, एक्सटीरियर एंगल ये थीटा कितना होगा, 15 प्लस 45 यानी कि 60 डिग्री। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, बी ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें किसी को से। बहुत ही आसान और बढ़िया सवाल था। ये एंगल कितना है 15, ये एंगल कितना है 45, इस ट्रायंगल ओ बी एफ का एक्सटीरियर यही तो होगा 15 प्लस 45 60 डिग्री। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में कुछ इसी टाइप का सवाल है, रेगुलर ऑक्टागन पे बेस्ड है। ध्यान से समझना, सारे सवाल मैंने खुद बनाए हैं, ध्यान से समझने आपको। अच्छे सवाल है, इजी है, प्री के पेपर में भी आ सकते हैं, मेंस के पेपर में भी। इन द गिवन फिगर फाइंड एंगल जीओडी, दिए गए चित्र में आपको ये एंगल निकालना है, एंगल जीओडी, ये एंगल कितने डिग्री का होगा। क्लियर है, चलिए अब आपके पास जो गिवन है ये रेगुलर ऑक्टागन है। अगर रेगुलर ऑक्टागन है तो यहां पे ये जो होंगे इसके सारे वर्टिसेस एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होंगे, कुछ इस तरीके से ना, इस तरीके से होंगे सर्कल की सरकमफेरेंस पे। मुझे ये एंगल निकालना है, ये एंगल डायरेक्टली तो आएगा नहीं, यदि मुझे ये एंगल पता लग जाए और ये एंगल पता लग जाए, उसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है, उसका एक्सटीरियर एंगल ही तो है ये। चलिए अब ये ऑक्टागन है, तो रेगुलर ऑक्टागन की ईच साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल जाएगा 360/8 यानी कि 45 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होगा। अब यदि मैं इस एंगल की बात करूं तो ये जो एंगल है एक और ये दो और ये तीन आर्क या फिर तीन साइड द्वारा बन रहा है, तो तीन साइड द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा 45 या 135 डिग्री का। भाई यहां पे ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है एंगल जीडी, तीन आर्क, एक दो तीन, तीन आर्क द्वारा बना, सर्कल के सेंटर पे तीन आर्क या तीन साइड द्वारा कितना बनेगा 135, तो सरकमफेरेंस पे उसका हाफ ये एंगल कितना होगा 67.5 डिग्री का होगा। कितने का एंगल होगा ये 67.5 डिग्री का एंगल होगा, दिस वन 67.5 ना। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये एंगल जो है सिर्फ सर्कल के साइड ए बी द्वारा या आर्क ए बी द्वारा बन रहा है, तो आर्क ए बी द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये एंगल कितने का बनेगा 45, 45 सेंटर पे 45, तो सरकमफेरेंस पे ये एंगल हाफ कितने का बनेगा 22.5 डिग्री का, 22.5। ये 67.5 है 22.5, तो एक्सटीरियर इनका सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सो एंगल जीओडी कितना होगा आपका 90 डिग्री, यानी कि सी ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा 90 डिग्री। क्लियर है, ये अगर 67.5 है 22.5 ये तुम्हारा एक्सटीरियर, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्लियर, कोई समस्या इसमें किसी को। बहुत ही आसान सवाल था।
नेक्स्ट सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 भी बहुत बढ़िया है, ध्यान से समझना है। इन द रेगुलर ऑक्टागन गिवन बिलो, दिए गए चित्र में एक रेगुलर ऑक्टागन दिखाया गया है। एंगल एजीएफ, ये जो एंगल है एंगल एजीएफ, ये वाला एंगल दिया है आपको x डिग्री का। दिस एंगल इज x डिग्री। फाइंड एंगल एचएएफ, एंगल एचएएफ मतलब ये एंगल प्लस एंगल एफडीई मतलब ये एंगल। तो आपसे पूछा है एंगल एचएएफ प्लस एंगल एफडीई का सम। चूंकि ये रेगुलर ऑक्टागन है तो इसका प्रत्येक वर्टेक्स जो होगा, ईच वर्टेक्स एक सर्कल की सरकमफेरेंस पे होगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? चलिए अगर मैं इस एंगल की बात करूं कि ये एंगल है कितना, तो ये मैं आसानी से बता सकता हूं कितना होगा ये एंगल। ये एंगल जो होगा एंगल एफडीई, ये होगा आपका 22.5, 22.5 डिग्री। एक सेकंड में बता सकते हो। अगर मैं इस एंगल की बात करूं एंगल एचएएफ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो हम बता सकते हैं कितने का होगा, ये होगा आपका 45 डिग्री का। तो टोटल इनका सम जो हो गया वो 67.5 डिग्री हो गया। सम पूछा होता तो आंसर 67.5 डिग्री होता। क्लियर? मैंने कैसे बताया तुम्हें जल्दी समझना ध्यान से। रेगुलर ऑक्टागन में 8 साइड, ईच साइड सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, 360/8 इक्वल एंगल बनाएगी। ईच साइड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बन जाने की वजह से 360/8 45 डिग्री का। तो यहां पे ये साइड दिख रही है, ये जो एंगल है ये आर्क ईएफ द्वारा या साइड ईएफ द्वारा बना है। साइड ईएफ द्वारा सर्कल के सेंटर पे 45, तो सरकमफेरेंस पे हाफ 22.5 डिग्री का एंगल होगा, ये एंगल एफडीई। सिंपल सी बात है। दूसरी बात, मुझे चाहिए एंगल एफएएच। तो सर्कल के ये देखो, ये जो है तुम्हारा ये जो एंगल है ये किससे बना है, सर्कल के आर्क ये जो है एच जी और ये जी एफ, एच जी और जी एफ, इस आर्क से एक और ये दो आर्क से मिलकर बना है, दो आर्क से या दो साइड से। तो दो साइड द्वारा सर्कल के एंगल, सर्कल के सेंटर पे कितने एंगल बनेगा, 45 दूनी 90। तो सर्कमफेरेंस पे हाफ एंगल कितने का होगा तुम्हारा, 45 डिग्री का। 90 का हाफ 45। भाई ये जो एंगल है ये साइड एच जी और जी एफ या आर्क एच जी आर्क जी एफ द्वारा बना है, दो आर्क द्वारा सेंटर पे 90, तो सर्कमफेरेंस पे हाफ, दिस एंगल इज कितना, 45 डिग्री का होगा। समझते रहेंगे? क्लियर है भाई? चलिए, लेकिन मुझसे आंसर ये नहीं पूछा, मुझसे आंसर एक्स के टर्म में पूछा। एक्स को भी निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल कितना है। अब इस वाले एंगल को ध्यान से समझना कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा। ये जो एंगल है आपका, ये आपका 5 आर्क से मिलकर बना है, 1, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया भाई, और ये 5 हो गया। 5 आर्क द्वारा यहां पे सर्कल की सरकमफेरेंस पे बन रहा है ये देखो, 5 आर्क द्वारा सर्कल की सरकमफेरेंस पे बन रहा है ये एंगल x डिग्री। देखो तो इन 5 आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल होगा, ये तो सभी को पता है, 5 आर्क द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल होगा 45 गुणा 5 यानी कि 225 डिग्री का होगा। कितना होगा, 225 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये मेरा 225 डिग्री का है, 225 डिग्री का। इस साइड ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तो 45 45 45 कितना बनेगा, टोटल 225 डिग्री का बनेगा। सो दिस एंगल इज 225। तो 5 आर्क द्वारा सेंटर पे 225, तो सरकमफेरेंस पे हाफ, ये एंगल कितने का जाएगा, 112.5 डिग्री का, 112.5 डिग्री का। सो मुझे पता है कि ये जो एंगल x है ये 112.5 डिग्री है, 112.5 डिग्री है। कितनी आसानी से निकाल लिया हमने वर्बली, ये एंगल कितना है, 112.5 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल एचएएफ प्लस एंगल एफडीई जो कि 67.5 आ रहा है। सभी को पता है कि 180 माइनस 112.5 ही तो है। 180 में से 112.5 घटा दीजिए, 67.5 आ जाएगा, यानी कि 180 माइनस 112.5 यानी कि x डिग्री। सो 180 माइनस x डिग्री होगा आपका एंगल एचएएफ प्लस एंगल एफडीई यानी कि बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, कोई समस्या इसमें किसी को? बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल था। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 20, और ये सवाल पूछा गया है आपका मेंस के पेपर में। ये इस बार के मेंस के पेपर में आया था और बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वर्बली सॉल्व होने वाला, ध्यान से समझना है आपको। इन द गिवन फिगर एबीसीडी इज ए स्क्वायर, दिए गए चित्र में एबीसीडी एक वर्ग है। सो ये हो गया तुम्हारा एक स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर हो गया। बीसी एक्सवाईजेड इज ए रेगुलर पेंटागन, तो बीसी एक्सवाईजेड एक रेगुलर पेंटागन है। ए बीई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपसे एंगल ईबीजेड, इनके बीच में ये जो एंगल बन रहा है छोटू, ये एंगल आपसे पूछा है, ये छोटू एंगल कितने डिग्री का। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर है, जो स्क्वायर की साइड है वही आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, जो स्क्वायर की साइड है वही आपके इस रेगुलर पेंटागन की भी साइड है। अब ध्यान से सुना, स्क्वायर का प्रत्येक एंगल, ये एंगल 90 डिग्री का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एंगल 60 डिग्री का, पेंटागन का प्रत्येक इंटीरियर एंगल ये कितने का हो गया, 108 डिग्री का। कितने का हो गया, 108 डिग्री का। कितने का हो गया, 108 डिग्री का। तो ये एंगल है 60, ये एंगल है 90, ये एंगल 108। तो ये जो एंगल ईबीजेड है, ये जो एंगल ईबीजेड आपसे पूछा इनके बीच में जो एंगल है, भाई कंप्लीट तो तुम्हारा 360 होना चाहिए ना, 360 होना चाहिए। इसमें 60 है, 90 108 है, ये एंगल ईबीजेड पूछा, कंप्लीट 360 है, तो आसानी से निकाल लोगे। 360 डिग्री में से इन तीनों एंगल का सम घटा के, लेकिन 90 प्लस 60 150 प्लस 108 यानी कि 258, 258 डिग्री। तो कितना आ जाएगा इनका डिफरेंस, 102 डिग्री। सो आंसर क्या आ जाएगा, 102 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। 90 प्लस 60 150 प्लस 108 यानी कि 258। तो ये जो एंगल है ईबीजेड कितना हो जाएगा आपका, 102 डिग्री। क्लियर? कोई समस्या इसमें? बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल नंबर 21, देखिए बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए हेक्सागन, निम्न में से कौन सी एक हेक्सागन की साइड नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी साइड्स ऑफ ए हेक्सागन, निम्न चारों विकल्पों में से कौन सी हेक्सागन की साइड पॉसिबल नहीं हो सकती। आपको साइड्स बताई गई हैं, 4 ऑप्शन, x 2x 3x 4x 5x 6x साइड बताई गई है। रेगुलर हेक्सागन नहीं है, सिर्फ हेक्सागन। निम्न में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आपका रेगुलर हेक्सागन नहीं बनने देगा। तो इससे भी रेगुलर हेक्सागन बनेगा, इससे भी रेगुलर हेक्सागन बनेगा, इससे नहीं बन पाएगा, इससे भी बनेगा।
समझते रहना कैसे, बहुत ध्यान से समझना। रेगुलर हेक्सागन की ये साइड दे रखी है, ये क्वेश्चन एक स्टेट बोर्ड के पेपर में आया है, ठीक है, इस स्टेट एग्जाम के पेपर में बहुत ही लॉजिकल सवाल है, आप कर नहीं पाओगे सवाल को, देखने में इतना आसान लग रहा है। देखेंगे आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हेक्सागन की साइड नहीं बनाएगा। अब मैं आपके सामने देखूं, ये पहला ऑप्शन x, 2x, 3x, 4x, 5x, 6x, तो यहां पे जो सबसे लार्जेस्ट साइड है हेक्सागन की वो कितनी है, 6x। लार्जेस्ट साइड कितनी है यहां पे हेक्सागन की, 6x, 6x है लार्जेस्ट साइड। अगर लार्जेस्ट साइड 6x है तो लार्जेस्ट साइड जो है, बाकी जो साइड है इन सब के सम से छोटी है, x, 2x, 3x, 4x, 5x इन सब के सम से छोटी है, हेक्सागन पॉसिबल है। सेम टू सेम ट्रायंगल वाली इनइक्वालिटी लगनी है यहां पे। अगर मैं दूसरा ऑप्शन में देखूं, यहां पे लार्जेस्ट साइड हेक्सागन की कितनी जा रही है, 25x। सो 25x जो है बाकी अदर जो 5 साइड है इनके सम से छोटी है, 5, 5, 10, 10, 20, 15, 35x से छोटी, ये भी हेक्सागन पॉसिबल है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन दिखाता हूं, पहले लार्जेस्ट साइड कितनी है, 56x, तो बाकी अदर जो 5 साइड है उनके सम से छोटी है, उनके 35 प्लस 21 यही 56x हो गया, ये भी हेक्सागन पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपको थर्ड ऑप्शन दिखाऊं, लार्जेस्ट साइड कितनी है इसमें, खूंखार वाली 57x, ये 57x, ये बाकी अदर साइड के सम यानी कि 7, 5, 12 प्लस 11, 23, और 23 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 38, और 38 प्लस 17 कितना हो जाएगा आपका, 55x। 55x से तो बड़ा ही हो गया 57x। मतलब रेगुलर हेक्सागन की 5, ये जो 5 साइड है, 1, 2, 3, 4, ये 5 रेगुलर हेक्सागन की तुम्हारी 5 साइड है, छठी साइड इतनी बड़ी होगी कि पांचों साइड का सम मिलकर उसके बराबरी नहीं कर पा रहा, तो कहां से आप हेक्सागन बनाओगे, नहीं बना सकते ना, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। सपोज में आपकी रेगुलर हेक्सागन की नन्ही मुन्नी 5 साइड है, छोटी छोटी, 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये होंगे 5 साइड, छठी साइड आपकी इतनी बड़ी होगी कि 5 साइड का सम मिलकर उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा, तो कहां से आप रेगुलर हेक्सागन बना पाओगे, फिगर क्लोज्ड ही नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से आपका सी ऑप्शन रेगुलर हेक्सागन नहीं बनाएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। देखेंगे नेक्स्ट सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 बहुत ही शानदार सवाल है, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 22, ABCDEF इज ए रेगुलर पॉलीगन। ABCDF रेगुलर पॉलीगन पता है, मतलब 6 वर्टिसेस है, मतलब क्या है, ये हेक्सागन है, ठीक है। 2 poles at C and D are standing vertically and subtend angles of elevation 30 degree and 60 degree at A respectively. What is the ratio of height of pole at C to that of pole at D? देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये आपका रेगुलर हेक्सागन का, समझते हैं ना। मैं आपके सामने बना रहा हूं एक रेगुलर हेक्सागन, इस टाइप से हो गया ये, ठीक है। अब इसका नाम दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ABCDEF, सो ये हो गया आपका ABCDEF, क्लियर है। सो इसके क्या बोला है कि पॉइंट C और पॉइंट D पे एक पोल खड़ा हुआ है, देखिए पॉइंट C पे पोल ऐसे होगा, दिख रहा है आपको, और पॉइंट D पे पोल ऐसे होगा, ठीक है, वर्टिकली खड़े हैं, पॉइंट C पे पोल और पॉइंट D पे पोल, सबटेंड एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एट A रेस्पेक्टिवली। पॉइंट C पे जो पोल है वो पॉइंट A पे एक पर्सन है, उसकी आंख पे बनाता है 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल, और पॉइंट D पे जो पोल है, और पॉइंट A पे एक पर्सन है, तो D पे जो पोल है वो A पे जो पर्सन है उसकी आंख पे बनाता है 60 डिग्री का एलिवेशन एंगल। आपसे पूछा है C पे जो पोल है और D पे जो पोल है उनकी हाइट का रेशियो क्या है, रेशियो पूछा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि अगर सुविधा के हिसाब से कि रेगुलर पॉलीगन की साइड 1 है, रेगुलर पॉलीगन की साइड मैंने क्या मान ली, सुविधा के हिसाब से 1 मान ली। अगर रेगुलर पॉलीगन की साइड 1 है तो डायगोनल AC की वैल्यू कितनी होगी, √3 होगी। डायगोनल AC की वैल्यू, शॉर्टेस्ट डायगोनल है √3 होगा, डायगोनल AC की वैल्यू √3 होगी, क्योंकि ये एंगल आपका 120 डिग्री का होता है रेगुलर पॉलीगन का हमेशा, ये दोनों इक्वल है, तो ये 1, 1 ये √3 होगा। अब अगर मैं C वाले पोल की बात करूं तो आपको कुछ इस तरीके से फिगर दिखाई देगी कि ये है आपका पॉइंट A और ये है आपका पॉइंट C, और पॉइंट C पे ये पोल कुछ इस तरीके से खड़ा हुआ है, सपोज इसकी हाइट है ये HC, सपोज इसकी हाइट है ये HC, और पॉइंट C पे ये जो पोल खड़ा हुआ है इसका टॉप A पे कितने का एलिवेशन एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एलिवेशन एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, लेकिन मुझे ये पता है कि A से C तक की ये जो दूरी है ये तुम्हारी √3 है, √3 है, ये एंगल 60 का है। अगर 60 के सामने √3 है तो 30 के सामने 1 होगा, यानी कि HC की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिंपल सी बात है, HC की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिंपल सा सवाल था। नाउ अब पॉइंट D पे जो पोल खड़ा है मैं उसके बारे में बात करता हूं कि पॉइंट D पे पोल आपका इस तरीके से खड़ा है, और इस पोल का जो टॉप है एक पे कोई पर्सन है उसकी आंख पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज दिखाई देगा। फिर से ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है, और D पॉइंट पे ये पोल खड़ा है, और इस पोल की लेंथ है सपोज आपकी HD, क्लियर है। और इस पोल का टॉप क्या है कि A पे कितने का एलिवेशन एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का। A से D तक की दूरी क्या होगी, A से D तक रेगुलर पॉलीगन का लॉन्गेस्ट डायगोनल, सबसे बड़ा डायगोनल, जो रेगुलर पॉलीगन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। मैंने आपको बता रखे हैं हेक्सागन का शॉर्टेस्ट √3 और लॉन्गेस्ट डायगोनल ये कितना होता है आपका 2 होगा ये, तो AD कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। ये एंगल कितने का, 30 डिग्री का। अगर तुम्हारा 30 के सामने 2 है तो 60 डिग्री के सामने √3 टाइम्स यानी कि 2√3 होगा, कितना होगा, 2√3, यानी कि इसकी D पे जो पोल है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 2√3। तो जो पोल C पे है, जो पोल D पे, उनकी हाइट का रेशियो कितना आ गया, 1, और D पोल की हाइट कितनी है, 2√3, तो आंसर कितना आ गया, 1:2√3। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 23।
देखिए यहां से जो सवाल है आपकी सिमेट्रिसिटी के सवाल आ गए हैं। सिमेट्रिसिटी से आप बहुत सारे क्वेश्चन रेगुलर हेक्सागन के आसानी से सॉल्व कर सकते हो। रेगुलर हेक्सागन इज ए सिमेट्रिक फिगर। जैसे कि अगर मैं आपके सामने इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन बनाऊं, ये रेगुलर हेक्सागन मैंने आपके सामने बनाया, तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रेगुलर हेक्सागन आपका 3 रोम्बस से मिलकर बना होता है। ये दिख रहे हैं 3 रोम्बस, ये 3 रोम्बस होंगे इक्वल साइज में। दूसरा, अगर मैं इन्हीं रोम्बस में और लाइन और डाल दूं ऐसे मिडिल से ये और खींच दूं, तो ये क्या बन जाएंगे, फिर आपके 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बन जाएंगे। ये बात सभी को पता होनी चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपके पास सपोज में एक रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से बनाऊं, इस तरीके से, मैं आपको क्वेश्चन इतने ज्यादा करा दूंगा कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। मैं इसका नाम दे रहा हूं रेगुलर हेक्सागन का ABCDEF। ये मैंने लाइन खींची AE, ये मैंने लाइन खींची BE, तो क्या जो ये ट्रायंगल है वही ये ट्रायंगल है। ये मैंने खींचा FC, ये मैंने खींचा EB, ये मैंने खींचा इस तरीके से ये AD, मैंने ये लाइन खींची आपकी इस तरीके से AD। यहां पे जितने ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने ट्रायंगल बन रहे हैं 12 के 12 सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम ट्रायंगल हैं। सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एकदम सर्वांग सम है। क्लियर है भाई? ओके, ये क्या है तुम्हारे जो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं उसी के हाफ हैं सारे के सारे। क्लियर है? कोई समस्या? तो ये सिमेट्रिसिटी होती है रेगुलर हेक्सागन में, इसका खूब भरपूर प्रयोग करना है क्वेश्चंस में। सवाल नंबर 23, PQRSTU भी रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे पहले मैं बनाता हूं आपके सामने इस तरीके से एक रेगुलर हेक्सागन। ये हो जाएगा आपका एक रेगुलर हेक्सागन हमने बनाया, नाम देते हैं इसका ये पॉइंट PQRSTU। ठीक है भाई? चलिए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PRT टू हेक्सागन PQRSTU। तो आपसे पूछा ट्रायंगल PRT मतलब ये ट्रायंगल, ट्रायंगल PRT मतलब ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया ट्रायंगल PRT और हेक्सागन जो है आपका, ये जो हेक्सागन है, हेक्सागन कौन सा है आपका PQRSTU, इनके एरिया का रेशियो क्या है, ये आपसे पूछा है। देखिए ये जो ट्रायंगल PRT बना ये बहुत स्पेशल ट्रायंगल है, और ये हेक्सागन के जो अल्टरनेट वर्टिसेस होती है ना, एक के बाद एक छोड़ के, P के बाद देखो ये U छोड़ के T आया, फिर T के बाद S छोड़ के U है, अल्टरनेट वर्टिसेस को मिला के जो ट्रायंगल बना है इसके एरिया का रेशियो पूछा है। ये आंसर हमेशा आपका 0.5 होता है। ट्रायंगल PRT का एरिया हमेशा हाफ होता है आपके हेक्सागन के एरिया का। क्लियर है? कहां से आया? देखिए मैं बड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। सभी लोगों को पता है कि सपोज ये आपका एक रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है, रोम्बस समचतुर्भुज, ये आपका क्या है, एक रोम्बस है इस तरीके से। अगर ये रोम्बस है और मैं इसमें इस तरीके से डायगोनल खींच दूं, तो रोम्बस का डायगोनल रोम्बस को 2 इक्वल एरिया वाले ट्रायंगल में डिवाइड करता है, सभी को पता है। सपोज यहां पे इस हेक्सागन का जो ग्रेविटी सेंटर है G, वो कुछ इस तरीके से, हेक्सागन का ग्रेविटी सेंटर G है वो यहां पे है। क्लियर है? अगर मैं ग्रेविटी सेंटर से इसको मिलाऊंगा ये और ये आपका एक हेक्सागन बनेगा नीचे। अगर ये एरिया 1 है भाई, तो ये एरिया भी 1 ही होगा। तो ये क्या बनेगा आपका रोम्बस बनेगा, रोम्बस बन जाएगा GTSR, ये एरिया 1 है, ये एरिया भी 1 ही होगा। अगर मैं यहां से मिलाऊंगा तो अगेन आपका रोम्बस बन जाएगा ये। अगर ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 होगा। ये भी एक रोम्बस है, ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 ही होगा। देख सकते हैं कि यहां पे आपको 6 ट्रायंगल बन चुके हैं, 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया क्या है, इक्वल है, बराबर है। कोई समस्या? सो पूरे हेक्सागन का एरिया कितना हो गया आपका 6, ट्रायंगल PRT का एरिया कितना उसमें 3, तो इनके एरिया का रेशियो 1/2 यानी कि 0.5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर? कोई समस्या? चलिए सवाल नंबर 24, कैट के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, ध्यान से समझना। इन द गिवन फिगर बिलो ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन, एंगल AOF इज 90 डिग्री, ये एंगल आपका 90 डिग्री का दिया है। ठीक है? FO इज पैरेलल टू ED, FO जो है ED के पैरेलल दिया है। ठीक है? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOF, ट्रायंगल AOF के एरिया का हेक्सागन ABCDEF के एरिया के साथ क्या रेशियो है। देखते ही आंसर बता सकते हो, 1/12, पेन उठाने की जरूरत नहीं है, रेशियो पूछा है। कुछ करना नहीं कि साइड लेंथ वेंथ मान के यहां पे सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। मैं आपको सामने फिगर को बड़ा कर देता हूं, मैंने फिगर को थोड़ा बड़ा कर दिया, अब समझते रहना। ट्रायंगल AOF के एरिया और हेक्सागन के एरिया का रेशियो पूछा है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है और ये लाइन पैरेलल भी बताई गई है, तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहां पे मिलेगा। मैं इस तरीके से खींच सकता हूं, मैं इसको यहां पे आगे बढ़ा सकता हूं, मैं डायगोनल AD को मिला सकता हूं, मैं ये आपका डायगोनल EB को मिला सकता हूं, मैं मिड पॉइंट को ऐसे मिला सकता हूं। अभी तो समझा, जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सारे के सारे ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। यहां पे जो 3 हेक्सागन बनते हैं उन सबके हाफ हाफ है, हाफ, उसके सबके 1/4 पार्ट है। ठीक है? सभी ट्रायंगल का यहां पे एरिया बराबर होगा कि नहीं, जितने ट्रायंगल बन रहे हैं। क्लियर है? कोई समस्या इसमें किसी को, कोई दिक्कत है? ओके, यहां पे अगर मैं आपको ये फिगर दिखाना चाहूं, कॉर्नर पे ये फिगर मैं आपको दिखाना चाहूं, तो दिस इज रोम्बस। रोम्बस मतलब 3 रोम्बस मिलकर क्या बनाते हैं, आपके हेक्सागन बनाते हैं। और उसको मैं यदि मैं हाफ कर दूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा ये, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है तुम्हारे हाफ हाफ पार्ट है, 1 2 3 4। क्लियर है? कोई समस्या इसमें? आसान है। तो आपसे पूछा ट्रायंगल AOF जो कि कितना है 1 यूनिट, पूरा हेक्सागन कितना हो गया, 6 ट्रायंगल नीचे 6 ट्रायंगल ऊपर, कितना हो गया 12, तो रेशियो कितना आ गया 1/12। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 25, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझना है आपको। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड, फाइंड द रेशियो ऑफ शेडेड एरिया टू अनशेडेड एरिया। आपके सामने फिर से एक रेगुलर हेक्सागन दिखाया गया है, उसमें इस तरीके से काफी ज्यादा कलाकारियां कर दी गई हैं। आपसे पूछा है जो शेडेड एरिया है और जो अनशेडेड एरिया है उसका रेशियो क्या है, कि शेडेड से अनशेडेड का रेशियो पूछा है, ध्यान देना। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आसानी से बता सकते हो, समझते रहना। यहां पे ये जो पॉइंट है काफी डेंजरस है, क्योंकि हेक्सागन का ग्रेविटी सेंटर है G।
ये हेक्सागन का ग्रेविटी सेंटर है जी। ओके, यहां पे आपका ये डायगोनल एफसी और यहां पे आपका डायगोनल ईबी, जो आपके लॉन्गेस्ट डायगोनल है, ये आपके आके मिल रहे हैं जी। ये ग्रेविटी सेंटर, ग्रेविटी सेंटर जी से मैंने एफ को मिलाया, मैंने ई को मिलाया, तो ये हेक्सागन का क्या हो गया, एक 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल जो बनते हैं उनमें से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मैंने इस तरीके से क्यों किया, क्योंकि जो शेडेड एरिया है ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर लाई कर रहा है। हेक्सागन मतलब 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल या फिर 3 रोम्बस, और ये जो शेडेड एरिया है ये उन 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। क्लियर है, कोई समस्या? देखिए ये वाला जो ट्रायंगल है ग्रेविटी सेंटर जी ई एफ, ये साइड है, ठीक है। आपसे पूछा है शेडेड से अनशेडेड का रेशियो, मैंने मान लिया कि हेक्सागन के ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो बराबर है। ये तो बराबर हो गई, हेक्सागन के ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा। क्लियर है, चलिए समझते रहेंगे ध्यान से। अच्छा, अब देखिए यहां पे ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये जी एफ ई, ये जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें एक लाइन ऐसे खींची गई है, ये देख सकते हैं, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, तो ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल, ये तुम्हारा 90 डिग्री का एंगल, ये क्या हो जाएगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ग्रेविटी सेंटर होगा, सेंट्रॉइड होगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यदि मैं ईजीएफ को पकड़ लूं, समझते हैं ना, अगर मैं इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका जी पॉइंट है, ये आपका एफ पॉइंट है और ये आपका ई पॉइंट है, यहां पर अगर ध्यान से देखो तो कुछ इस तरीके से खींचेगा कि एक लाइन आपकी ऐसे है और एक लाइन आपकी ऐसे है, और एक लाइन अगर मैं इस तरीके से खींच दूं, इस तरीके से खींच दूं, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, सेंट्रॉइड है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल का। क्यों है वो भी मैं बताऊंगा, और सभी लोगों को पता है कि यदि मैं सेंट्रॉइड से इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस को मिला दूं, जो 3 ट्रायंगल बनते हैं उनका एरिया बराबर होता है। सभी लोगों को पता है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, यदि मैं उसके सेंट्रॉइड जी से तीनों वर्टिसेस को इस तरीके से मिला दूं, जो 3 ट्रायंगल बनेंगे उनका एरिया क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ज्योमेट्री में मैंने समझाया है, क्लियर है। यहां पे आपको दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जी एफ ई, फिर से बना रहा हूं मैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जी एफ ई, दिखाना सबको जी एफ ई, कोई समस्या? चलिए जी एफ ई, और यहां पे ये पॉइंट है आपका, इस तरीके से मिला गया, इस तरीके से मिला गया, ये एरिया शेडेड है। अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, तीनों 1 1 होंगे कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल जी एफ ई में सब 1 1 1 1 होगा। और जो आपका शेडेड एरिया, क्या मुझे बताना, ये आपका शेडेड एरिया नहीं है, यही तो है आपका शेडेड एरिया भाई, यही है ना। मतलब 3 पार्ट में से कितना पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है। कितना पार्ट शेडेड है? 2 पार्ट शेडेड है। क्लियर है? तो मुझे चाहिए शेडेड से अनशेडेड का रेशियो, शेडेड से अनशेडेड का रेशियो, यही है। तो शेडेड एरिया मेरा कितना, 1 + 1 2 पार्ट, शेडेड एरिया कितना मेरा 2। अब अनशेडेड कितना बचा? ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने 3 मान लिया, ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मैंने कितना मान लिया? 3, 1 2 3, ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का 1 2 3। तो हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 का कितना हो जाएगा? 18, यानी कि पूरे हेक्सागन का एरिया 18 यूनिट है। उस 18 यूनिट में से 2 पार्ट शेडेड है, तो अनशेडेड कितना है फिर? 16। तो शेडेड से अनशेडेड का रेशियो 2/16 यानी कि कितना आ गया आपका? 1/8। करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? 1/8 ए ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें किसी प्रकार की भाई को? ठीक है भाई, यहां पे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका 1 2 3 पार्ट में से 2 पार्ट शेडेड है। पूरे हेक्सागन का एरिया 3 3 18 हुआ, 18 में से 2 शेडेड, तो अनशेडेड कितना फिर? 16। तो शेडेड से अनशेडेड का रेशियो कितना जाएगा? 1/8। क्लियर है? कोई समस्या? इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट हो रहा होगा कि सर आपने ये जो पॉइंट है इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल का जी ई एफ का ये सेंट्रॉइड कैसे बना दिया? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंट्रॉइड होता है मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, ट्रायंगल की मीडियन का। इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में मीडियन, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही बात होती है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ये एंगल भी आपका 90 डिग्री का है। कैसे समझते रहना ध्यान से। अगर मैं ट्रायंगल ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी, त्रिभुज ई एफ डी की बात करूं तो ये भी इक्वल है, यानी कि ट्रायंगल ई एफ डी कैसा है? ट्रायंगल ई एफ डी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ई एफ डी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज। ट्रायंगल ई एफ डी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु। ट्रायंगल ई एफ डी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन जा रही है जेड के साथ, ये लाइन जा रही है जेड के साथ, ऐसे 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 ऐसे। ये लाइन जो है ये रेगुलर हेक्सागन का वो वाला डायगोनल है जो रेगुलर हेक्सागन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए इसकी। ये जो लाइन है आपकी एंगल बाइसेक्टर होनी चाहिए कि नहीं इस ट्रायंगल की? भाई जो चीज उधर है वही चीज इधर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर होगी। अगर ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है, सभी को पता है कि यदि कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है इस तरीके से, तो यदि मैं इसका एंगल बाइसेक्टर खींचूंगा तो ये तुम्हारा एल्टीट्यूड भी होगा, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगा। दैट मींस दिस एंगल आपका कितना हो जाएगा? 90। अगर ये एंगल 90 है, दैट मींस ये जो लाइन हो जाएगी क्या हो जाएगी? इसकी मीडियन हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी ये लाइन इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। सेम टू सेम आप यहां भी समझ सकते हो, समझते रहना कि ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए एफ ई, साइड ए एफ और साइड ई एफ बराबर है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये लाइन खींची गई है, ये तुम्हारी एंगल बाइसेक्टर की तरह काम कर रही है, आपका एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर यहां पे जाके इसको 90 डिग्री के एंगल पे मिलेगा बेस को, तो दिस एंगल इज अगेन 90, यानी कि ये क्या होगा? इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की मीडियन, ये भी मीडियन कहां पे काटेंगे? सेंट्रॉइड पे। इस तरीके से सेंट्रॉइड हुआ। क्लियर? कोई समस्या? डिटेल में समझाया, पर इतना सोचने की जरूरत नहीं है, ये आप बाई क्या देखते हैं अंदर से इच्छा होती है ना, वहां से समझ सकते हो। ठीक, आत्मज्ञान से। नेक्स्ट सवाल नंबर 26 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, तुरंत बना सकते हो। मैंने आपको एक बात बता रखी है कि किसी भी यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो, किसी समबाहु त्रिभुज की साइड 2 हो, तो उसका एरिया होता है
ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यदि 2k हो तो एरिया कितना हो जाएगा, √3k², k² टाइम्स साइड यदि मैं 2 से k गुना करूंगा तो एरिया √3k²। ये बात मैंने आपको बता रखी है, क्लियर है। अब समझेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। दिए गए चित्र में ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है। कहां है रेगुलर हेक्सागन? ये रहा ABCDEF, ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन के दो डायगोनल इस तरीके से खींचे गए हैं, APF, QAB, DCR, DES आर इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चारों इक्विलेटरल ट्रायंगल है। व्हाट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन? शेडेड रीजन का एरिया क्या है? पहली बात तो समझना, हेक्सागन मींस 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे अगर मैं इस तरीके से ये लाइन खींच दूं तो इसमें 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन से आपका रेगुलर हेक्सागन बनेगा। लेकिन इन 6 में से केवल आपके 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल शेडेड हैं। जो साइड, उसके अलावा ये जो 4 आपके ट्रायंगल बताए गए हैं कॉर्नर पे 1 2 3 4, ये भी इक्विलेटरल बताए गए हैं। जो साइड आपके रेगुलर हेक्सागन ABCDEF की है, जो साइड आपके रेगुलर हेक्सागन ABCDEF की है, वही सेम साइड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी है। इसकी ट्रायंगल APF की, ट्रायंगल ABQ की, ट्रायंगल CDR की, ट्रायंगल DES की। जो साइड रेगुलर हेक्सागन की वही सेम साइड इन इक्विलेटरल ट्रायंगल की है। यानी कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला इक्विलेटरल, ये जितने भी यहां पे शेडेड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेम साइड के, वो भी 8 दिखने चाहिए आपको सेम टू सेम। यहां पे आपके 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 आपके शेडेड नहीं है, वो अनशेडेड है। 8 पार्ट आपके शेडेड है, 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल सेम साइड के। और रेगुलर हेक्सागन की साइड कितनी दी है? 6 सेंटीमीटर। तो रेगुलर हेक्सागन में जो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं, प्रत्येक इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड कितनी होगी? 6। क्लियर है कि नहीं? अगर इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो एरिया कितना होगा? 9√3। ये तो सभी को पता है। साइड 2 तो एरिया √3, साइड 6 3 गुनी साइड हुई तो एरिया 3² यानी कि 9√3। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इनमें से ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 9√3 है। पर हमारे पास तो टोटल कितने इस तरीके से 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 8 × 9√3 यानी कि कितना होगा? 72√3, 72√3 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, डी ऑप्शन। क्लियर? कोई समस्या इसमें? बहुत ही आसान सवाल था। सवाल नंबर 27, यस, सवाल नंबर 27 इजी क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। एक रेगुलर हेक्सागन का एरिया एक स्क्वायर के एरिया के बराबर है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर? तो रेगुलर हेक्सागन के पेरीमीटर का स्क्वायर के पेरीमीटर के साथ क्या रेशियो है, ये पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज आपके पास है एक रेगुलर हेक्सागन कुछ इस तरीके से, दूसरा है आपके पास एक स्क्वायर कुछ इस तरीके से। ये हैं दो भैया। अब क्वेश्चन में बोला गया कि इन दोनों का एरिया बराबर है, इनके पेरीमीटर का रेशियो बताओ। सपोज रेगुलर हेक्सागन की साइड है x, सपोज स्क्वायर की साइड है y। तो रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड x होगी। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4x², एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4x²। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया 6 × √3/4x²। ये आपके रेगुलर हेक्सागन का एरिया हो गया। क्लियर है? स्क्वायर की साइड y है तो स्क्वायर का एरिया बड़ा सिंपल सा होता है y²। क्लियर है? यहां से मैं, ठीक है भाई, यहां से हम रेगुलर हेक्सागन की जो साइड है और स्क्वायर की साइड का रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से। x² / y² कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई आपका 4/6√3, 4/6√3 ये हो जाएगा ना। अगर दोनों तरफ से अंडर ले लोगे तो x/y कितना आ जाएगा आपका? कि 4 का अंडर 2 हो जाएगा और 6√3 ये रहेगा, 6√3, 2/√6√3 यही रहेगा। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा साइड का रेशियो, आपसे पेरीमीटर का रेशियो पूछा। अब रेगुलर हेक्सागन में तो 6 साइड होती है, स्क्वायर में 4 साइड होती है। तो रेगुलर हेक्सागन का पेरीमीटर होगा 6x, स्क्वायर का पेरीमीटर होगा 4y। तो यहां पे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 और यहां पे 4 से, 6/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से 6 दूनी बार 3 बार कट गया, कितना आया? 3/√6√3, 3/√6√3। तो यहां पे कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। लेकिन एक चीज मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है, ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर फिट करना पड़ेगा कि ये जो √6√3 जो मेरा नीचे आ रहा है, ये उसने ऑप्शन में ऊपर दे रखा है, ऑप्शंस में ऊपर दे रखा है। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूं ये 6√3 से, 6√3 के अंडर रूट से। तो मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, √6√3 बटे √6√3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये तो इज्जत के साथ रहा 3√6√3 बटे, देखिए ये तो अंडर रूट हट जाएगा ना, बचेगा क्या? 6√3। 3 से 6 आपका 2 बार कट गया। तो क्या आ जाएगा आंसर? √6√3 बटे 2√3, √6√3 बटे 2√3 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जाएगा। क्लियर? कोई समस्या इसमें? बहुत ही आसान सवाल था, बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना था ऑप्शन के हिसाब से, वो भी ठीक है। सवाल नंबर 28, सवाल नंबर 28, सारे सवाल मेंस के पेपर के ही हैं, ठीक है। मैं नए सवाल भी आपको कराऊंगा, कुछ नए सवाल भी हैं। इन द गिवन फिगर PQRS रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। आपके सामने दिखाया गया सम अष्टभुज जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। इस हेक्सागन की प्रत्येक साइड कितनी है आपकी? ये 12। ये साइड कितनी है आपकी? ये 12 है। क्लियर है? चलिए
व्हाट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसक्यूयू, ट्रायंगल एसक्यूयू का एरिया कितना है। अगर हेक्सागन की प्रत्येक साइड 12 है, आपसे ट्रायंगल एसक्यूयू का एरिया पूछा, तो पहली बात तो ये कि ये जो ट्रायंगल एसक्यूयू आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा इसका एरिया, ये बात भी पता है। अच्छा ये साइड 12 है, ये 120 डिग्री का एंगल है, तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड भी मैं आसानी से निकाल सकता हूं 12√3। मुझे पता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल एसक्यूयू की साइड 12√3 है, सो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी साइड कितनी हो 12√3। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया कितना होता है √3। यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 12√3, यानी कि 2 से कितना 6√3 टाइम्स, 12√3 का मतलब कितना 2 इंटू 6√3, यानी कि 6√3 टाइम्स साइड है। सो एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल ट्रायंगल एसक्यूयू का एरिया √3 इंटू 6√3 का होल स्क्वायर, यानी कि 36 दिया 108√3। ये आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर, कोई समस्या इसमें, बहुत ही आसान लो लेवल के सवाल हैं सारे। सवाल नंबर 29, ABCD EF इज रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। तो आपके सामने बना रहे हैं हम एक रेगुलर हेक्सागन इस तरीके से, ये हो गया ABCDEF, दिस इज ए रेगुलर हेक्सागन, इसकी साइड दी है 12 सेंटीमीटर। पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ECD, ट्रायंगल ECD का एरिया बताइए, ये हो गया ट्रायंगल ECD का एरिया पूछा है। ये साइड भी 12 है, ये साइड भी 12 है, हेक्सागन का ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री। ट्रायंगल ECD का एरिया निकालना है, बड़ा ही सरल है, 1/2 साइड इंटू साइड, उनके बीच के एंगल का साइन यानी कि साइन 120 यानी कि √3/2, 2 दूनी 4 तिया 12 यानी कि 12 तिया 36√3। ये हो जाएगा आपके ट्रायंगल ECD का एरिया। वर्बली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। सवाल नंबर 30, इन द गिवन फिगर ABCDEF इज ए रेगुलर हेक्सागन। दिए गए चित्र में ABCDEF एक हेक्सागन है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज द शेडेड एरिया, शेडेड एरिया कितना है। ये दिया आपकी साइड कितनी 12, साइड कितनी दी आपको यहां पे 12। क्लियर है ना, कोई डाउट इसमें 12। और आपसे पूछा है कि शेडेड एरिया कितना है। देखिए बहुत आसान, सिमेट्रिसिटी से आसानी से कर सकते हो। यदि मैं इसमें ये डायगोनल ये मिला दूं, बी से ई मैंने मिला दिया, और यहां पे इस तरीके से ये मिला दिया, मिला सकते हो। अरे कोई दिक्कत है इसमें, बहुत ही आसान है। तो यहां पे जितने भी ट्रायंगल बन रहे हैं, 12 ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 के 12 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, 12 के 12 ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। इसमें से जो शेडेड पार्ट है, जो शेडेड पार्ट है वो कितना है आपका 3, टोटल 12 पार्ट में से 12 ट्रायंगल में से 1 2 3 पार्ट कवर कर रहा है। देखिए शेडेड एरिया जो है 3/12 यानी कि पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/4 है। टोटल 12, 1 2 3 4 5 12 में 3 पार्ट कवर कर रहा है। देखिए हेक्सागन का जो इसका जो एरिया है, जो शेडेड पार्ट, ये पूरे हेक्सागन के एरिया का 1/4 है, 1/4। क्लियर, कोई समस्या इसमें। चलिए अब ये हो गया 1/4 है शेडेड एरिया पूरे हेक्सागन के एरिया का। अब हेक्सागन क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलकर बना है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 12 है, तो ईच इक्विलेटरल ट्रायंगल का फिर एरिया कितना हो जाएगा आपका 36√3। यदि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 हो तो एरिया √3, साइड यहां पे इक्विलेटरल ट्रायंगल की 12 है तो एरिया कितना हो जाएगा 36√3। क्लियर भाई, तो 4 नाम 36 कितना हो जाएगा आपका 54√3। ये होगा आपका शेडेड एरिया यानी कि ए ऑप्शन। क्लियर, कोई डाउट इसमें।